आज फिर से मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 9th का केमिस्ट्री में एक छोटा सा और बहुत ही आसान सा चैप्टर, जिसमें आप लोग को खतरनाक लगता है कि थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन उतना मुश्किल ये चैप्टर है नहीं। ठीक है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है। इस पूरे लेक्चर में हम लोग पूरा का पूरा ये एटम एंड मॉलिक्यूल्स का बेटा वन शॉट लेक्चर कवर करने वाले हैं। कंपाउंड, जो रिलेटिव नंबर या फिर काइंड ऑफ कंपाउंड होंगे, वो किसी भी कंपाउंड के अंदर कांस्टेंट होंगे। क्या होंगे? कांस्टेंट। और ये छः की छः बेटा ये पोस्टुलेट्स मैं लिख देता हूँ, आपको 3 मार्क्स दे के जाएगी ही जाएगी फॉर श्योर। ये आता ही है, व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थियरी। अब वही बात, साइज ऑफ एटम्स। एटम्स बहुत साइज में छोटा होता है बेटा, इसलिए उसके रेडियस को हम लोग नैनोमीटर्स में मेजर करते हैं। देखिए, एटम्स आर वेरी स्मॉल एंड देयर रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स। किसमें मेजर होता है? नैनोमीटर्स में। हाइड्रोजन क्या है भाई? स्मॉलेस्ट एटम है जिसका रेडियस है 0.1 नैनोमीटर। अब पूरा आप कैसे लिखेंगे? महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी। इससे अच्छा सीधा क्या लिख दीजिए? गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ठीक है, थाला, ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही तो है। ठीक है, किंग विराट कोहली। ठीक है, तो भाई वही ये सब क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। क्यों इतना बड़ा नाम लिखना? हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, और बेटा ये एकदम सवाल पक्का है, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आपके एग्जाम में आता ही आता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? तो बेटा आज फिर से मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 9th का केमिस्ट्री में एक छोटा सा और बहुत ही आसान सा चैप्टर, जिसमें आप लोग को खतरनाक लगता है कि थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन उतना मुश्किल ये चैप्टर है नहीं। ठीक है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है। इस पूरे लेक्चर में हम लोग पूरा का पूरा ये एटम एंड मॉलिक्यूल्स का बेटा वन शॉट लेक्चर कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि एटम्स क्या होते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, उस पे जो बेस्ड 2 लॉ है जो लेवॉइजर साहब ने दिया था वो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या हैं, एटॉमिक मास यूनिट, रिलेटिव एटॉमिक मास, ये तमाम मॉलिक्यूलर मास, इन सभी चीज़ों के बारे में बेटा आज के लेक्चर में हम पूरा कवर करने वाले हैं, और उसके साथ साथ उस पे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा लेक्चर बेटा आपके लिए वन शॉट लेक्चर होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस चैप्टर से आपको क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो एकदम फुल ऑन चार्ज अप होके, गियर अप होके आते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं बेटा अपने पहले टॉपिक पे। पहला टॉपिक हमारा है बेटा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या टॉपिक कह रहा है? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कि भाई ये केमिकल कॉम्बिनेशन होता क्या है? तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, अब आप बेटा सेकंड चैप्टर में हम लोग जब मैटर अराउंड अस प्योर पढ़े हैं, तो उसमें हमने देखा कि एलिमेंट होते हैं और कंपाउंड होते हैं। तो बेटा हमने देखा कि सभी एलिमेंट स्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, अपने आप में वो लोग स्टेबल नहीं होते हैं। कुछ ही स्टेबल एटम्स हैं या कुछ ही स्टेबल एलिमेंट्स हैं, लाइक नियॉन, हीलियम, आर्गन, ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जो बेटा स्टेबल है। बाकी सभी एलिमेंट्स स्टेबल नहीं हैं, वो अपने आप की स्टेबिलिटी खोजते हैं, और उनको ये पता चल गया रहता है कि हम अकेले स्टेबल नहीं हो पाएंगे भैया। ठीक है, तो हमको क्या करना है? कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है। अब कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो कंपाउंड का फॉर्मेशन ऐसे होता है कि एक लोग दूसरे लोग के साथ क्या मिलके बनाते हैं? बॉन्ड, मतलब बॉन्ड बनाते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं। ठीक है, कुछ लेन देन उन लोगों में होती है, और उसके बाद कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो बेटा उसी लेन देन के लिए, उसी एलिमेंट, जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट मिलते हैं और कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो ऐसा नहीं है ना कि वो हवा में आए और मिल गए कि चलो अबे हमें तुमसे मिलना है। ठीक है, तो इसे ज़बरदस्ती, जोर ज़बरदस्ती नहीं है भाई। उसके लिए कुछ नियम व शर्तें हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कि इसी के हिसाब से बेटा कुछ आपको जो भी कंबाइन होना है एक दूसरे से, आप इस रूल के हिसाब से ही कंबाइन होंगे। आप अपने मन की बात नहीं करेंगे या एकदम जोर ज़बरदस्ती पे काम नहीं होगा। तो बेटा जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स कंबाइन होके कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू सम सर्टेन लॉज, कुछ लॉ के हिसाब से ही वो कंबाइन होते हैं, जिसे हम आप क्या कहते हैं? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसको बेटा एंटोइन लेवाइजर साहब ने दिया था, और इसके अंदर इन्होंने 2 लॉ को एक्सप्लेन किया था। एक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास,
और दूसरा था लॉ ऑफ कांस्टेंट, या फिर कभी कभी आप देखेंगे लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन, जिसके बारे में हम लोगों को डिटेल्ड स्टडी करनी है। तो ये आइए देखते हैं फिर से बुकिश लैंग्वेज पे कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो बोल रहा है वेन एवर द एलिमेंट कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड, क्या फॉर्म करने के लिए, कंपाउंड फॉर्म करने के लिए, द रिएक्टेंट रिएक्ट टूगेदर टू फॉर्म द प्रोडक्ट, ये तो कंपाउंड ही हुआ भैया। दे डू दिस, ये ऐसा करते हैं अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉज, कुछ नियम कायदा कानून है भाई इनके लिए, उसके हिसाब से ये काम करते हैं। ऐसा नहीं कि उनकी मनमानी, अरे हम आप फूफा बदमाश हैं तो हम ये वाला काम करेंगे, ऐसा नहीं होता है। एकदम लॉ है, नियम है, उसके हिसाब से ये लोग काम करते हैं। तो दीज लॉज आर कॉल्ड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उस लॉ को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उस लॉ को हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है एंटोइन एल लवॉइजर सेड होगा बेटा, सेड द फाउंडेशन लेड, अच्छा ठीक है लेड ही होगा, द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस बाय एस्टेब्लिश टू इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। दो इम्पॉर्टेंट लॉ दिए जिसके बारे में हम आपको बताएं कि पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, या बेटा इसको हम लोग लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन भी कहते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन या फिर लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन भी इस लॉ को हम लोग कहते हैं। ठीक है बेटा, तो आइए सबसे पहला इस पे रिलेटेड जो लॉ है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। एक बार अगर चाहिए तो ये थोड़ी सी आपके नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आते हैं अगले लॉ पे जो कहता है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप पढ़ते आए हो बेटा, ये भी पढ़े होगे, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वैसा ही कुछ मिलता जुलता लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो हम मास को बना सकते हैं और ना ही मिटा सकते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो मास कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, मास कभी भी चेंज नहीं होगा। अब सिंपल सा बात एक समझिए, मेरा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम हाइड्रोजन लाएं गैस फॉर्म में और ऑक्सीजन लाएं गैस फॉर्म में, ये कंबाइन हुआ और वाटर का फॉर्मेशन किया लिक्विड फॉर्म में मान लेते हैं। तो अब बेटा हम आपसे कहें कि चलिए सर हम आपके लिए 20 ग्राम हाइड्रोजन लाए थे और 10 ग्राम मान लीजिए क्या लाए थे, 20 ग्राम हाइड्रोजन लाए थे और मान लीजिए चलिए 160 ग्राम आपके लिए हम ऑक्सीजन लाए थे और ये मिला और किसका फॉर्मेशन किया, वाटर का। तो अब वाटर कितना बनेगा, तो आप क्या बोल देंगे सर 2 लीटर वाटर बनेगा, ऐसा नहीं होगा। यही बाउंडेशन देता है कौन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो सीधा सीधा बोलता है कि जितने भी भाई साहब लोग हैं रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट क्या होता है बेटा, जो लेफ्ट साइड में लिखा होता है ये सब होते हैं रिएक्टेंट, जो रिएक्ट करते हैं आपस में, और रिएक्ट करने के बाद जिसका फॉर्मेशन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। मतलब दिस H2 and O2 आर रिएक्टेंट्स एंड दिस H2O इज प्रोडक्ट। तो ये लॉ ये कहता है कि जितने भी रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उन सभी का मास हमेशा प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। मतलब ये दोनों जब कंबाइन हुए तो इनको मास को ऐड कर दीजिए और ये जब वाटर बनेगा तो ये निश्चित ही 180 ग्राम बनेगा, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। ये यही लॉ ये बात कहता है। देखिए आते हैं क्या कहता है, देखिए इट स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन के टाइम पे ना ही मास कभी बनेगा और ना ही मास कभी खत्म होगा। दिस मीन्स दैट इन एनी केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट एंड देयर इज नो चेंज इन मास ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान उस मास में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये एकदम पक्की बात है। क्लियर है बात? तो देखिए बेटा, इसलिए ये आपको
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, पूरे के पूरे लॉ को ये एक लाइन में एक्सप्लेन कर देता है। क्या लिखा हुआ है? मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। जो मास होगा किसका? रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट अभी मैं आपको बताया, जो रिएक्ट करेंगे उन्हें हम रिएक्टेंट बोलेंगे, और प्रोडक्ट क्या है? जो रिएक्ट होने के बाद जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा बेटा, उसे हम आप क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। तो ये जो रिएक्टेंट का मास होगा वो हमेशा बराबर होगा किसके? प्रोडक्ट के मास पे। बिल्कुल छोटा सा और बिल्कुल आसान सा ये आपका पहला लॉ था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का पहला लॉ, जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर है बेटा? कितनी आसान चीज़, एकदम हलवा जैसी चीज़ें हैं। आप लोग झूठी बुक देख लोगे, अरे सर बहुत खतरनाक है, हमको एकदम समझ में नहीं आ रहा है, कैसे होगा सर? एग्ज़ाम अब आ चुके हैं सर, नवंबर आ गया है, अभी एग्ज़ाम अब फटाफट, अभी एक और टेस्ट होने वाला है स्कूल में, फिर सर अब एनुअल एग्जामिनेशन आ जाएगा, हमको कुछ आ ही नहीं रहा है। तो नहीं आ रहा है, तो उसी के लिए तो हम आए हैं, आपको बिल्कुल शॉर्ट और प्रिसाइज फॉर्म में हम आपको पूरा का पूरा चैप्टर कवर करके दे देंगे। ठीक है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्लियर हो बेटा? तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलते हैं हम लोग इस पे रिलेटेड तुरंत एक क्वेश्चन देख लें। आपको पता हो गया होगा बेटा, आप जो जो मेरा लेक्चर देख रहा होगा उसे ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि सर एक कॉन्सेप्ट बताएंगे तो तुरंत उस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो कराएंगे ही कराएंगे। तो देखिए पहला एग्जाम्पल आता है आपके सामने, इफ 4 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, देखिए बेटा ध्यान से देखिएगा, सोडियम कार्बोनेट, आपको फॉर्मूला पता है? पता नहीं सर, हमको पता तो एक आधे लोग को पता होगा बेटा, और एक आधे कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो देखिए मैं दोनों फॉर्म में, देखिए सोडियम पूरा लिख देता हूं, समझिए, कार्बोनेट, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3। थोड़ा सा बेटा अब आप चीजें समझना सीखिए। रिएक्ट विथ 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब ये रिएक्टेंट है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनको हम लोग प्यार से बेटा HCl कहते हैं। तो जो फॉर्म होता है कंपाउंड, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस 11.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। NaCl। ये पूरा रिएक्शन मैं आपके सामने लिख दिया। आप बेटा वर्ड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपका दोनों जानना जरूरी होना चाहिए। ठीक है, तो अब इनका मास देखते हैं कितना है। तो बेटा जो आपका सोडियम कार्बोनेट था वो था 10 ग्राम, नहीं सॉरी 4 ग्राम, और बेटा ये रिएक्ट कर रहा था 10 ग्राम ऑफ HCl से। फॉर्म क्या कर रहा था? 2.5 ग्राम ऑफ CO2 एंड 11.5 ग्राम ऑफ NaCl। तो आपको क्या करना है सर? बोल रहा है क्वेश्चन में, शो दैट दीज रिजल्ट्स आर इन अकॉर्डेंस टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपको बस इतना सा दिखाना है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जस्टिफाई कर रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बेटा एक लाइन में हमको कहता है मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर होगा किसके? मास ऑफ प्रोडक्ट के। अब आप मास ऑफ रिएक्टेंट निकाल लीजिए। देखिए सोडियम कार्बोनेट और HCl का मास, ये रिएक्टेंट है क्योंकि ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं। तो ये रिएक्टेंट में पहले आपका आ जाएगा 4 ग्राम प्लस 10 ग्राम इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट पे, ये दोनों प्रोडक्ट हैं, तो ये है 2.5 ग्राम प्लस 11.5 ग्राम। अब अगर बेटा ऐड करने पे जो रिएक्टेंट का मास है वो बराबर हो गया प्रोडक्ट के, तो हम तुरंत बोल देंगे कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जस्टिफाई कर रहा है। देखिए 4 + 10 = 14 ग्राम, और इधर हो जाएगा बेटा 11.5 + 2.5 13, और पॉइंट ये हो जाएगा, ये भी हो कितना 14 ग्राम। तो बेटा आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो रिएक्टेंट का मास है वो बराबर हो गया किसके?
प्रोडक्ट के मास के, तो आप तुरंत बोलेंगे यस, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जस्टिफाई कर रहा है। बिल्कुल आसान सा सवाल, कुछ करना ही नहीं है, केमिस्ट्री है सर, ठीक है, इससे आप बिल्कुल रिलेट करिए, चीज़ें एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। क्लियर है? आसान सा एकदम क्वेश्चन। क्लियर है बेटा? तो फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बेटा अपने दूसरे लॉ पे, जिसका नाम क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। अब नाम से ही आपको इसका भी पता चल रहा है कि इसका नाम है प्रपोर्शन। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि वही H2 और O2 आपस में कंबाइन हो रहे हैं। हम मान लेते हैं कि H2 और O2 आपस में क्या हो रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं। तो आपस में जब H2 और O2 कंबाइन होंगे सर, तो H2O का फॉर्मेशन करेंगे कि नहीं करेंगे? बताइए। जब H2 और O2 आपस में कंबाइन होंगे तो H2O का फॉर्मेशन करेंगे। तो अब एक बात हुई कि जो हाइड्रोजन है वो बोला कि एक काम करते हैं, हम आएंगे 1 ग्राम, कितना? 1 ग्राम, और ऑक्सीजन तुम आओ 200 ग्राम, और हम लोग आपस में कंबाइन होंगे, ठीक है। तो क्या ये एकदम प्रोपोर्शन कांस्टेंट है? नहीं। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि बस ये 1 ही ग्राम आ रहे हैं, हम इतना ज़्यादा क्यों हैं? तो यहाँ पे बेटा डिसीजन लिया गया, ये दूसरा लॉ जिसके लिए आया कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मतलब कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो जो भी रिएक्टेंट होंगे वो डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास होंगे, एकदम फिक्स्ड रेशियो में ये होंगे जब ये कंबाइन आपस में होंगे। देखिए, दिस लॉ वाज स्टेटेड बाय प्राउस्ट, अकॉर्डिंग टू विच इन अ केमिकल सब्सटेंस और कंपाउंड द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट। जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा प्रेजेंट होंगे, किसमें? इन डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कैसे प्रेजेंट होंगे? एकदम फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, डेफिनिट प्रोपोर्शन में। किससे? मास से। ये बात याद रखिएगा। अब एग्जांपल देखिए, इन अ कंपाउंड सच एज वाटर अभी एग्जांपल दिए थे ना, H2 plus O2 gives out H2O. The ratio of mass of hydrogen and mass of oxygen is always 1:8. देखिए यहाँ पे H2, ये O2 बनेगा H2O। तो बेटा इसका ये कहने का मतलब है कि ये रेशियो दिया आपको H2O में 1:8, मतलब कि जितना हाइड्रोजन होगा उसका 8 गुना क्या होगा? बताइए। जितना हाइड्रोजन होगा उसका 8 गुना होगा ऑक्सीजन। याद करिए, जब अभी हम पिछला एग्जाम्पल ले रहे थे, 20 ग्राम लिए, उसको 30 ग्राम लिख के फिर काट के फिर 160 ग्राम लिखे। क्यों? हमको याद आ गया और हमको पता है कि पीछे आपको हम समझा देंगे। तो ये याद रखिए, ये जितना भी होगा ये उससे 1:8 के रेशियो में होगा। जैसे अगर ये 4 ग्राम है तो इसका पक्की बात है कि ये 32 ग्राम होगा। रेशियो जब भी आप H2/O2 का रेशियो निकालेंगे, ये 4/32, ये काट के 1/8 ही आएगा। 1/8 या 1:8 इसका रेशियो आएगा। क्लियर? ये कहता है कौन? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। अब देखिए यहां पे देखिए साफ साफ लिखा है, Thus if 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डीकम्पोज्ड। अगर अब भाई रिएक्शन उल्टा भी हो सकता है, अगर 9 ग्राम हम वाटर को तोड़ें तो पक्की बात है कि उसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन होगा। यहाँ देखिए 8 ग्राम ऑक्सीजन एंड 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे एक और एग्जांपल दिया है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर बेटा हमेशा क्या रेशियो होता है? 3:8। ये देखिए कार्बन और ऑक्सीजन में हमेशा 3:8 होता है। समझिएगा बात को, 3:8 मतलब अगर कार्बन का 3 रेशियो होगा, जैसे मान लेते हैं हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमको 12 ग्राम कार्बन मिला है। कितना? 12 ग्राम। तो बेटा आप तुरंत लिखेंगे, देखिए आप क्वेश्चन एक दे दिया कि अगर आपके पास सर मान लेते हैं कि 12 ग्राम कार्बन है और हमको फॉर्मेशन करना है CO2 का, तो आप बताइए कि कितना नीड होगा किसका? आपको ऑक्सीजन का। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? इधर देखिए हम तुरंत लिखेंगे, यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको 3/8, ये रेशियो ले लेंगे
इक्वल टू, अगर ये 12 ग्राम दिया है तो इसको कर देंगे x, हमको नहीं पता ऑक्सीजन का, तुरंत क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 12 इंटू 8, या फिर x इक्वल टू 12 इंटू 8 अपॉन 3, कैंसिल आउट हो जाएगा और ये तुरंत x कितना आ जाएगा 32 ग्राम। बात खत्म। तो तुरंत हमको मिल गया कि x मतलब ऑक्सीजन। अगर आप 12 ग्राम कार्बन लेंगे तो उस टाइम पे जो भी ऑक्सीजन होगा वो कितना होगा 32 ग्राम होगा। क्लियर सभी को? ये कहता है क्या, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कुछ नहीं, सिंपल सा इनका एक लाइन कहना है कि जो भी केमिकल रिएक्शन होगा बेटा, उसमें जो रिएक्टेंट होंगे वो रिएक्टेंट के एलिमेंट फिक्स प्रपोर्शन में होंगे बाय मास से। मास के क्या होंगे, फिक्स प्रपोर्शन में होंगे। आप ये बात याद रखिए कि H2O में 1:8 होता है प्रपोर्शन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, CO2 में 3:8 होता है। ठीक है, और अगर नहीं पता होगा ना तो आप रेशियो निकाल भी सकते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है बेटा, तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपको पता है, अब इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन आने वाला है। जब भैया हम एक लॉ पढ़ें तो उस पर एक रिलेटेड क्वेश्चन तो आना बनता है। तो देखिए, क्वेश्चन कहता है कॉपर ऑक्साइड वॉज प्रिपेयर्ड बाय 2 डिफरेंट मेथड्स। कॉपर ऑक्साइड बना रहे हैं इन वन केस। ओके, कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड है बेटा, तो ये कॉपर और ऑक्सीजन कंबाइन होगा तो ये कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। ये बात हमको पता है। हाँ सर। अब बोल रहा है इन वन केस, मतलब अब ले लेते हैं हम लोग केस नंबर 1। देखिए 1.75 ग्राम ऑफ मेटल, तो ये कॉपर मेटल मतलब यहाँ कॉपर हो गया, ये 1.75 ग्राम ऑफ मेटल गिव 2.19 ग्राम ऑफ ऑक्साइड। ओह, ये दे दिया 2.19 ग्राम। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा खेल कर रहा है आपको। और यहाँ पे आते हैं केस 2, Cu प्लस O2 गिव्स आउट CuO। यहाँ पे क्या करें, इन द सेकेंड केस 1.14 ग्राम ऑफ मेटल गिव 1.43 ग्राम ऑफ ऑक्साइड। अब आपको बोल रहा है कि ये जो डेटा है आप दिखाइए कि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, अब सर ये क्या करेंगे, तो अब आपको पता है रिएक्टेंट में एलिमेंट जो होते हैं वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं। सबसे पहला लॉजिक, तो यहाँ पे हमको ये तो प्रोडक्ट का मास दे दिया है ना, तो सबसे पहले हमको ऑक्सीजन का मास निकालना होगा और उसके लिए हम जाएंगे क्या, इसको हम मान लेंगे x। चलिए x मान लेंगे और इस पर तुरंत लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वो क्या कहेगा, देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। 1.75 प्लस x इक्वल टू 2.19। अब यहाँ से x निकाल लोगे आप, x इक्वल टू 2.19 माइनस 1.75, घटाते हैं, ये 9 माइनस 5 इज 4, ये 7, ये 11 हो जाएगा। तो 11 माइनस 7 इज, यहाँ पे भी 4 और बस ख़त्म। तो ये हो जाएगा 0.44 ग्राम। ये यहाँ से आपको x मिल गया। सेम काम यहाँ पे भी कर लीजिए। चलिए यहाँ पे हम मान लेते हैं y। ठीक है, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1.14 प्लस y गिव्स आउट 1.43। ठीक है, यहाँ से y निकालना है, 1.43 माइनस 1.14, घटा दीजिए बेटा। ठीक है, ये 13 माइनस 9 इज 13 माइनस 4 इज 9 एंड दिस वन 3 माइनस 1 इज 2, खत्म, 0.29। ठीक है, देखिए 14 10 14 6 20 6 3 9, हाँ ठीक है, एकदम सही है बेटा, ये y इतना ग्राम आ गया। बात खत्म। अब क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं, अब हमको ये करना है कि ये देखिए, अब हमको दोनों का मास मिल गया। अब अगर बेटा ये दोनों जो हैं वो अगर फिक्स प्रपोर्शन में आते हैं
तब हम बोलेंगे कि ये दोनों केस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को जस्टिफाई कर रहा है। अगर नहीं आएंगे तो नहीं कर रहा है। तो हम कैसे करेंगे, इधर देखिए, कॉपर और ऑक्सीजन के मास का रेशियो ले लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे रेशियो निकालते हैं, तो ये Cu/O इसका निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा, अब निकाल चुके हैं आप मास Cu का 1.75/0.44, ठीक है। और इधर देखिए रेशियो, यहाँ पे हो जाएगा Cu/O इक्वल टू 1.14/0.29, दैट्स इट, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो अराउंड ये देखिए बेटा, ये आपको लगभग नहीं लग रहा है, ये काट दीजिए, ये डेसिमल से डेसिमल ये कटेगा, लगभग हमको लग रहा है 3.99, या हम लगभग इक्वल टू 4 मान लेते हैं, ऐसा ही कुछ आना चाहिए। और इधर आप डिवाइड करेंगे, ये भी डेसिमल हटेगा 29, ये 930, 1.116, लगभग ये भी बेटा हमको लग रहा है 3.99, या फिर इसको भी हम 4 मान सकते हैं। लेकिन अब बेटा ये तो, अब इस फ्रैक्शन को अगर लिखें तो ये 4/1 होगा, और ये भी कितना होगा 4/1। इसका मतलब कि हमको दोनों केस में जो रेशियो मिला वो बराबर मिल गया। कितना मिला 4, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो आएगा 4:1, और यहाँ पे भी जो रेशियो आएगा वो आएगा 4:1। दोनों ही केस में बेटा अब 4:1 आ चुका है। 4:1 आना ही ये बताता है कि ये जो भी दिया हुआ है ये आपके लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को जस्टिफाई करता है। क्या करता है, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को जस्टिफाई करता है। बहुत आसान सा था। पहले हम कंजर्वेशन लगा के बेटा हम ऑक्सीजन का मास निकाल लिए, इसमें भी और इसमें भी, और कुछ नहीं किए, कॉपर और ऑक्सीजन के मास को डिवाइड कर दिए, हमें रेशियो मिल गया, बात खत्म। क्लियर है सबको? अब लग रहा होगा सर ये तो थोड़ा हार्ड सा क्वेश्चन हो गया। हाँ तो बेटा हीरो जागो, याद है बचपन में रहते थे तो क्या क्या सोचते थे, क्या क्या सपने देखते थे कि बड़े होंगे तो खूब लुई फिलिप के कपड़े पहनेंगे, लिवाइस की जीन्स पहनेंगे, खूब बड़े बड़े सपने होते हैं ना, महल बनाएंगे, स्विमिंग पूल होगा हमारे घर में, ठीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदेंगे, डिफेंडर खरीदेंगे, ऑडी खरीदेंगे। तो हाँ भाई रो, हम ये पूछना चाहते हैं कहाँ गए वो सब सपने, बताइए अब कहाँ गए वो सब सपने? सब आप अपने सपने को रूइन कर रहे हैं भाई। आप अब वो सपने बचपन में 3-4 क्लास में कितना हम लोग लेट के सोचते थे कि ऐसा ऐसा ये बड़ा काम करेंगे, लेकिन अब कहाँ गए सर? अब आप इन सभी सपनों को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब चलाने में वेस्ट कर रहे हैं। तो बेटा मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अभी भी लेट नहीं हुआ है, ठीक है? जब जागो तभी सवेरा, अभी भी जगिए, अभी एग्ज़ाम को थोड़ा टाइम है, अभी से अच्छे से पढ़ना शुरू करिए। और हाँ एक और बात, हमेशा अपने टारगेट पे मत देखिए, ट्रस्ट द प्रोसेस, बार बार मैं कहता हूँ। आप क्या करिए, स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़नी है तो आप ये मत सोचो कि हम ज़मीन से सीधा छलांग लगा के टॉप पे चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। स्टेप बाय स्टेप काम करोगे पहुँच जाओगे। तो सबसे पहला आप छोटा छोटा टारगेट बनाओ कि सबसे पहला हमको 9th में बहुत अच्छा मार्क्स लेके आना है, फिर 9th में जब वो हो जाए बेटा तो आप 10th के लिए सोचो, फिर ऐसे ही 11, 12 धीरे धीरे तब जाके आप अपने सक्सेस को अचीव कर लोगे। आप ये सोचो कि हम सीधा आज से अब हम IAS ही बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप चलिए, तो आपके सारे सपने जो आप देखे थे उनको आप फुलफिल कर पाएंगे। क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन? चलिए अगर क्लियर है तो फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आते हैं हम लोग थोड़ा डाल्टन साहब के पास। डाल्टन साहब, ठीक है, अब सुनिए बेटा, अब हुआ क्या देखिए। अब जब ये लेवॉइजर साहब ने अपनी दोनों थियरी तो एक्सप्लेन कर दी, ठीक है, तो अब इन्होंने बताया, अब आए डाल्टन साहब। डाल्टन साहब क्या किए कि बोल रहे हैं कि जो ये एलिमेंट कंबाइन हो रहा है, कंपाउंड बना रहा है,
ये बहुत ही स्मॉल पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल से मिल के बना हुआ है, जिसे हम लोग एटम कहते हैं। यहाँ से एटम का एग्जिस्टेंस शुरू हुआ। तो वो जब हम आपको बेटा आप सोचेंगे होंगे कि सर ये एटम एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर है, लेकिन एटम के बारे में तो कुछ पढ़ा नहीं रहे, तो उसके पहले बेटा वो लॉ जरूरी था, इसके बाद हम लोगों को एटम पे आना था। तो आइए फटाफट देखते हैं डाल्टन साहब ने क्या कहा। दिस थ्योरी प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन फॉर बोथ द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इनकी भी थ्योरी दोनों ही लॉ को एक्सप्लेन करती है। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल मैटर, सभी मैटर, वेदर एन एलिमेंट, कंपाउंड या मिक्सचर, इन तीनों के बारे में हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ रखा है। चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे कंपाउंड हो, चाहे मिक्सचर हो, इज कंपोज्ड, ये मिल के बने हैं ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल से, जिसका हम लोग क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, एटम्स कहते हैं। लेकिन इन डाल्टन साहब की थीसिस का सबसे मेन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। और मैं आपको बताऊं, आपके एग्जाम में डायरेक्ट 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है, व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी का क्या क्या पोस्टुलेट था। और बेटा दीज आर द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधा सीधा लिख के आएंगे, द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आर एज फॉलोज, और इनके बाद ये सभी पॉइंट्स को लिख देंगे, आपको पूरा पूरा 3 मार्क्स मिल जाएगा। ये 100% क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं डाल्टन साहब के पोस्टुलेट्स। पहला यहीं पे जो बताए थे वही बोलें कि सभी मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। देखिए, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। क्या होगा, एटम होगा। अब इसके बाद इन्होंने बताया एटम जो होगा वो इनडिविजिबल होगा, इतना छोटा है कि अब हम उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम उसको क्या कर सकते हैं, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब ना तो ये बन सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। देखिए दूसरा, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, और किसी भी एटम, तीसरा पोस्टुलेट बोलता है कि एटम्स ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट, ठीक है, आइडेंटिकल एलिमेंट का जो मास होगा वो भी फिक्स होगा। देखिए, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एज वेल एज इन केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो एलिमेंट एटम्स होगा बेटा, वो उसका जो मास होगा किसी भी गिवन एलिमेंट का वो आइडेंटिकल होगा, और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी आइडेंटिकल होगी। अगला बताया, अब वही सेम एलिमेंट का सेम मास सेम प्रॉपर्टी, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग मास अलग अलग प्रॉपर्टी। देखिए, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ये था चौथा पोस्टुलेट। ठीक है, अब पांचवा बोला कि जो एटम्स होंगे वो छोटे छोटे होल नंबर के फॉर्म में कंबाइन होंगे। देखिए, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। वो क्या करेंगे, कंपाउंड बनाने के लिए बेटा क्या करेंगे, छोटे छोटे फॉर्म में कंबाइन होंगे, या छोटे छोटे होल नंबर मतलब समझते हैं ना, 1 2 3 4, यही। ठीक है, लास्ट पॉइंट बोला, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। जो रिलेटिव नंबर या फिर काइंड ऑफ कंपाउंड होंगे वो किसी भी कंपाउंड के अंदर कांस्टेंट होंगे। क्या होंगे, कांस्टेंट। और ये 6 की 6 बेटा, ये पोस्टुलेट्स मैं लिख देता हूँ, आपको 3 मार्क्स दे के जाएगी ही जाएगी फॉर श्योर। ये आता ही है, व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थियरी। ये 6 बात आप लिखेंगे, पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और हो गया है बेटा तो तुरंत आप इसका स्क्रीनशॉट मारिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, भूलिएगा मत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब आते हैं कहाँ पे, डाल्टन साहब ने अपनी थ्योरी दे दिया, तो अब हम आते हैं उन एटम्स के बारे में जानने। ठीक है, अच्छा देखिए, अब एटम क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच
विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। भाई वो इंडिपेंडेंट भी रह सकता है और कंबाइन होके भी रह सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है आप इसको बांध के नहीं रख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही छोटा होता है बेटा, बहुत छोटा मतलब इसको हम लोग नैनोमीटर्स में मेजर करते हैं, अराउंड नैनोमीटर्स का मतलब समझ रहे हैं 10⁻⁹ मीटर, इसका रेडियस बहुत छोटा होता है, ठीक है। आइए देखिए एटम्स, दीज आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यही बता रहा था मैं आपको, बट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। हाँ, लेकिन केमिकल रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करेंगे। और दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर, सभी मैटर के ये क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। अच्छा, द एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एटसेट्रा आर नॉट केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। बेटा याद करिए, अब मैं आपको थोड़ा सा आगे की चीज़ बताऊं तो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, जैसे देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन, ऐसे कुछ एलिमेंट हैं, ये क्या करते हैं, ये इंडिपेंडेंट रहते हैं। ठीक तो था भाई, इंडिपेंडेंट। उसके बाद सभी एलिमेंट बेटा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मतलब ये लोग अपने अपने क्षेत्र के अंबानी साहब हैं, ठीक है। ये अब किसी के साथ कोई भी रिश्ता नहीं बनाएंगे, खुद स्टेबल है ना भाई, क्या मतलब है उनको दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने का। लेकिन इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल होते हैं मतलब भटक रहे हैं हमारे आपकी तरह, ठीक है। उनको स्टेबिलिटी चाहिए, उनको बॉन्ड बनाना है, मतलब उनको स्टेबल होना है किसी भी तरीके से, वो कुछ भी करने को रेडी है कि हमको स्टेबल होना है। तो स्टेबल होने के लिए वो क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। अभी बॉन्ड फॉर्मेशन हम आपको आगे अच्छे से डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे वही लिखा है कि वेयरएज एटम्स ऑफ हीलियम, नियॉन एटसेट्रा आर केपेबल ऑफ एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब वही बात, साइज ऑफ एटम्स बहुत साइज में छोटा होता है बेटा, इसलिए उसके रेडियस को हम लोग नैनोमीटर्स में मेजर करते हैं। यहाँ देखिए एटम्स आर वेरी स्मॉल एंड देयर रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स। किस में मेजर होता है, नैनोमीटर्स में। हाइड्रोजन क्या है भाई, स्मॉलेस्ट एटम है जिसका रेडियस है 0.1 नैनोमीटर। अब अगर ढंग से देखिए, अगर इसको हम लोग बेटा अगर इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.1 इंटू 10⁻⁹ इतना मीटर, बेटा कितना छोटा एटम है, समझ रहे हैं। तो ये हाइड्रोजन सबसे स्मॉलेस्ट एटम होता है जिसका रेडियस कितना होता है 0.1 नैनोमीटर। क्लियर है एटम, ठीक है। एटम क्या कहता है बेटा, किसी भी एलिमेंट का ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि इंडिपेंडेंटली या इंडिपेंडेंटली नहीं भी रह सकता है, लेकिन बट ये केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। एक और बात मैं आपको कंफर्म करूं, केमिकल रिएक्शन में बेटा वही पार्टिसिपेट करेगा जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। जो इंडिपेंडेंट रहते हैं वो केमिकल बॉन्डिंग में या केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्लियर है, ये है एटम्स। तो आप एक बार फटाक से एटम्स के बारे में स्क्रीनशॉट लीजिए, तो आगे बढ़ा जाए हम लोग। और अब आते हैं, अब बेटा जब एटम्स का पता चला, एटम जाने लोग क्या होता है, तो भाई अब एटम का नाम गांव है, तो अब नाम वाम है तो बेटा कुछ अब सभी एटम्स का नाम थोड़ी लिखेंगे हम, ठीक है। तो उनके कुछ सिंबल्स होते हैं, तो सिंबल्स होते हैं, तो यही आता है मॉडर्न डे सिंबल्स। तो सबसे पहले देखिए डाल्टन साहब ने सिंबल दिया था अलग अलग। देखिए टॉपिक है मॉडर्न डे सिंबल ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। यहाँ क्या कहते हैं, इन केमिस्ट्री सिंबल्स आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। सिंबल क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन होता है। इट इज द सिंपल टू यूज सिंबल ऑफ एन एलिमेंट रादर राइटिंग द होल वर्ड। अब जैसे हम लोगों को लिखना है पोटेशियम, समझिए एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हम लोगों को लिखना है पोटेशियम, तो ये स्पेलिंग पूरा लिखो, या फिर हमको पता होगा हम तुरंत के लिखेंगे, बात खत्म, पोटेशियम हो गया। तो बेटा इसीलिए हम लोगों को
रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, सिंबल, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, कि क्यों उतना बड़ा हम नाम लिखें, छोटा सा बात लिख दें हो जाएगा। जैसे अब पूरा आप कैसे लिखेंगे, महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी, इससे अच्छा सीधा सीधा क्या लिख दीजिए, गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ठीक है, थाला, ये क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही तो है, ठीक है, किंग, विराट कोहली, ठीक है। तो भाई वही ये सब क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। क्यों इतना बड़ा नाम लिखना, हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए उसमें क्या आया, डाल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट, सबसे पहले डाल्टन साहब आए थे टू इंट्रोड्यूस द सिंबल फॉर रिप्रेजेंटेशन इन एलिमेंट इन वेरी स्पेसिफिक सेंस। एकदम अलग तरीके से बेटा इन्होंने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया किसी भी एटम का। लेकिन बेटा ये बहुत खतरनाक रिप्रेजेंटेशन कर दिए भाई, ऐसा ऐसा सिंबल बना दिए कि हमको याद है रखना, कोई ऑडी मर्सिडीज की तरह बना दिए। तो हुआ क्या कि हमको याद ही रखना गड़बड़ हो गया। इससे अच्छा लोग सोचने लगे कि भाई ऐसे खतरनाक सिंबल से अच्छा तो है कि हम नाम ही लिख लें। देखिए लेकिन अब बताए थे तो उनका जानना हम लोगों को जरूरी है। तो हाइड्रोजन पे ये देखिए एक सर्कल में एक डॉट बना है। फॉस्फोरस में देख रहे हैं, पूरा आपको फॉस्फोरस में देखिए मर्सिडीज का सिंबल बना दिया, ठीक है। ऐसे कॉपर था तो ये बॉक्स में कैपिटल सी कर दिए, गोल्ड को कैपिटल जी कर दिए, कार्बन को प्लेन आप रख दिए, सल्फर को बेटा एक प्लस का साइन एम्बुलेंस टाइप का बना दिए, लेड को एल से बना दिए, प्लेटिना को पी से बना दिए। अब ऑक्सीजन और कॉपर में बस थोड़ा सा कलर का फेड, कलर का फर्क था और कुछ नहीं था। आयरन को आई कर दिए, सिल्वर को एस कर दिया और मरकरी को उसके अंदर ऐसे ऐसे डिजाइन दे दिए। तो ये डाल्टन साहब के क्या थे, सिंबल थे रिप्रेजेंटेशन के। लेकिन बेटा ये क्या हुई, टाइम के साथ साथ लोगों को इतना रिमेंबर करना, याद करना बड़ा मुश्किल काम होता था ऐसे सिंबल्स को, ठीक है। तो ये बड़ा गड़बड़ बात आई। तो इसको ओवरकम करने के लिए आईयूपीएसी जानते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। वो अब समझ लीजिए कि जैसे इंडियन क्रिकेट में बीसीसीआई और लेकिन सबसे बड़ा कौन, आईसीसी। तो सेम ये समझिएगा, आप क्रिकेट से ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं ना, तो वो जो आईयूपीएसी है वो आईसीसी है, वो जो कहेगी उसको फॉलो आपको करना है। तो वो आई अलग तरीका लेके, जिसके तरीके पे आज तक हम लोग एटम्स का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये डाल्टन साहब के थे। आप इसको पहले एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम आते हैं मॉडर्न डे कैसे हम लोग करेंगे। चलिए अब देखिए, ये वही जितनी बातें मैं आपको बता दिया बेटा, वो सब का सब यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बार मैं पढ़ देता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। एज डाल्टन सिंबल फॉर एलिमेंट्स वर डिफिकल्ट टू ड्रॉ, समझ रहे ना, बहुत डिफिकल्ट था ड्रॉ करने में, एंड इनकन्वीनियंट टू यूज। हमें आसान, भाई हम चीज़ें कर रहे थे कि चीज़ें आसान हो जाए, और डाल्टन साहब उसको और उलझा दिए, चीज़ें और मुश्किल हमको लगने लगी। तो मुश्किल चीज़ें हम क्यों करेंगे। तो फिर क्या हुआ, मॉडर्न डे सिंबल फॉर द एलिमेंट्स वर इंट्रोड्यूस बाई, अब नए साहब आए जिनका क्या नाम था, जे बर्जीलियस। इन्होंने क्या कहा, ही सजेस्टेड दैट द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स आर मेड फ्रॉम 1 और 2 लेटर ऑफ नेम ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, सिंबल देखिए जैसे पूरा महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन हम क्या लिख दिए, MSD, आप समझ गए, होता है ना। तो ये बर्जीलियस साहब ने ऐसे बताया कि किसी भी एलिमेंट का हम क्या करेंगे कि फर्स्ट और सेकंड सिंबल ले लेंगे। तो अब बेटा गोल्ड को GOLD, लेकिन अब अगर इसका फर्स्ट या सेकंड सिंबल लोगे तो ये GO होना चाहिए, गो। लेकिन अब गोल्ड बेटा यहाँ पे, लेकिन गोल्ड लैटिन वर्ड है, वो ऑरम से है, AURUM, तो वहाँ पे अलग नाम हो गया। वो वहाँ के लोग कहने लगे कि भाई हम तो इसको इस नाम से जानते हैं, तो हम ऐसा रखेंगे। तो फिर क्या हुआ, वही IUPAC इंट्रोड्यूस किया। देखिए आगे पढ़ते हैं। इन द बिगिनिंग द नेम ऑफ एलिमेंट वर डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। स्टार्टिंग में क्या होता था बेटा, जो एलिमेंट का नाम होता था वो इस बेसिस पे रखा जाता था कि पहली बार वो एलिमेंट कहाँ पे हमें मिला है, ठीक है। नाउअडेज ये देखिए आ गए हैं ICC, आपके IUPAC अप्रूव्स द नेम्स एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स। अब क्या होता है कि इन सभी लोगों के नियम को खारिज करते हुए
हटाते हुए IUPAC क्या किया कि अपने तरीके से बेटा एलिमेंट्स का नाम रखना शुरू किया। तो देखिए अब IUPAC क्या कहा, द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सिंबल इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर। सबसे पहला नियम बताया इन्होंने कि किसी भी एलिमेंट का हम नाम लिखेंगे उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल से होगा और जो सेकंड लेटर होगा वो स्मॉल से होगा। देखिए द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सिंबल इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल एंड सेकंड लेटर इन स्मॉल लेटर। जैसे क्लोरीन ले लेते हैं, क्लोरीन तो देखो C कैपिटल L स्मॉल, जिंक ले लीजिए Z कैपिटल N स्मॉल, नियॉन ले लीजिए N कैपिटल E स्मॉल, सोडियम ले लीजिए, अब आप कहेंगे सर ये तो SO होना था, ये Na कैसे हो जाता है, तो वही ये उस नाम से लेते हैं जहाँ पे पहली बार डिराइव हुआ है। आइए दिखाते हैं आपको, तो ये आ गया। तो देखिए अब दूसरा नियम, symbol of some element have been taken from their name in different language such as Latin, German, Greek, etc. कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनका नाम हम लोग बेटा वो जहाँ से लिए गए हैं उनके लेटर से लेते हैं। तो उसमें क्या आता है देखिए, जैसे आता है एग्जाम्पल में आयरन, तो बेटा आयरन को हम लोग फेरम से लिए थे, FERRUM फेरम। तो फेरम जो है वो एक लैटिन वर्ड है, तो इसीलिए हम लोग फेरम का कैपिटल F, देखिए फेरम का कैपिटल F और स्मॉल ई ले लिए, इसलिए फेरम हो गया। ऐसे ही गोल्ड ऑरम AURUM से आया था, ये भी लैटिन वर्ड है, तो इसीलिए इसका पहला लेटर कैपिटल और सेकंड लेटर स्मॉल ले लिए। पोटेशियम बेटा कैलियम नाम से आया था, तो कैलियम में कैपिटल के हम लोग ले लिए। इसलिए बेटा कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनका आप समझोगे सोडियम जैसे Na, तो बेटा वो क्या होता है कि वो जहाँ से लिया गया है, ठीक है, उसके जो भी वर्ड होते हैं उसके लेटर से लेते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो ये सबसे पूरा रिवॉल्यूशन लाया कौन, IUPAC मतलब ICC। अब कहा कि आप लोग आपस में लड़ाई मत करिए, डाल्टन साहब कहते हैं हमारा ठीक है, बर्जीलियस साहब कहते हैं हमारा ठीक है, IUPAC कहा कि रुक जाइए हमारा ठीक है, हम जो कहेंगे वही आप फॉलो करेंगे। और इसी बेसिस पे आज तक टिल डेट बेटा हम लोग IUPAC के रूल के हिसाब से ही एलिमेंट को हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई, एकदम छोटी सी आसान सी बात। तो अगर क्लियर है बेटा फटाक से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, तो आगे बढ़ा जाए। आते हैं आगे हम लोग, और अभी आपके लिए मैं ले आया कुछ एलिमेंट्स का सिंबल, पता होगा आपको लेकिन मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे एल्यूमिनियम, ये सब तो पता ही होगा, एल्यूमिनियम को हम Al से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, Al। आर्गन को Ar, बैरियम को Ba, बोरॉन को B, ब्रोमीन को Br, कैल्शियम को Ca, कार्बन को C, क्लोरीन को और कोबाल्ट को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हम वही IUPAC के हिसाब से। कॉपर में दिक्कत आएगी, फ्लोरीन को F से ही, ये इसका पता है, और हम ये कॉपरस से आया था, ये हाइड्रोजन यहाँ सही है। अब यह फेरम से आया था, लेड बेटा ये भी अलग नेम से आया था, ठीक है, मैग्नीशियम ठीक है, नियॉन ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम कैलियम से आया था, सिलिकॉन ठीक है, सिल्वर भी किसी नाम से आया था, सोडियम भी आया था, सल्फर ठीक है, यूरेनियम ठीक है और जिंक ठीक है। तो जिस पे सर्कल हुआ है बेटा आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, वो उसके जो लैटिन, ग्रीक, जर्मन जहाँ भी जिस वर्ड से लिया गया है उस नाम से इसका नाम हम लोग किए हैं। बाकी तो सब आपको पता है, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर करके हम लोग नाम लिख लेंगे। ये ज़रूरी है बेटा, क्योंकि कभी कभी आपको पूछता है इस एलिमेंट का सिंबल बताइए, इस एलिमेंट का सिंबल बताइए, इसलिए ये हम आपके सामने, आपकी बुक में NCERT में भी देखेंगे वो पूरा ये टेबल दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर है, तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये टेबल काम आएगा ज़रूर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब एटम पता हो गया, तो अब एटम जान गए बेटा, एटम का रेडियस है, ठीक है, एटम का नामकरण कर लिए, तो कुछ मास वास भी तो होगा, बताइए मास वास भी तो होगा एटम का, वैसा तो है नहीं, कुछ एटम है तो भाई अब रेडियस है तो उसका मास भी तो होना चाहिए। तो जो मास, अब एटॉमिक मास नाम से पता है आपको, एटॉमिक मास क्या, मास ऑफ एन एटम, एटम के मास को हम लोग क्या कहेंगे, एटॉमिक मास कहेंगे। देखिए अब डाल्टन साहब तो एकदम
छा गए थे, एकदम हीरो बन गए थे कि हमें हर जगह बताना है सब कुछ। तो फिर क्या हुआ, एटॉमिक मास में देखिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सजेस्टेड दैट ईच एलिमेंट हैज़ अ डिस्टिंग्विशिंग एटॉमिक मास। अब डाल्टन साहब बोले कि सभी एलिमेंट का अलग अलग मास होगा। ये बात गलत तो है नहीं, बात तो सही है, ठीक है। विद दिस थियरी द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन कुड बी एक्सप्लेन्ड इजीली। और इस थियरी से क्या हुआ, कांस्टेंट प्रपोर्शन को हम लोग आसानी से समझ गए। क्या होता है कांस्टेंट प्रपोर्शन, कि जो किसी भी रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट होगा वो फिक्स प्रपोर्शन में होगा बाई मास के, ठीक है। बट इट इज़ इंडीड डिफिकल्ट। एक बात आप समझिए, ए बेटा, 1-2 किलो का तो एटम है नहीं कि फटाक से हम तराजू पे रख के उसका वजन कर लिए। एटम बहुत स्मॉल होता है, बहुत। अब साइज देखें ना, 10 के पावर -9 मीटर। तो बहुत मुश्किल होगी कि बेटा आप हर एटम का मास निकाल पाए, ठीक है, हर एटम का मास आप कैलकुलेट कर पाए, ये बहुत दिक्कत वाली बात है। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं, रिलेटिव मास निकालते हैं एटम का, ठीक है। तो देखिए, बट इट इज इंडीड डिफिकल्ट टू इवेल्युएट द मास ऑफ एन एटम सिंस द साइज ऑफ एटम इज रिलेटिवली वेरी स्मॉल, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या हुआ भाई, ये दिक्कत है कि हम कैसे निकालें। तो वी आर ह्यूमंस, हम लोग ह्यूमंस हैं, गधे तो है नहीं कि अब आपको गधे को क्या है भाई, उसको ढोना है तो वो सुबह से उसके ऊपर बोझा रख दो, वो शाम तक ढोता रहेगा। लेकिन अगर आप ह्यूमन है, इंसान है, जिंदा है, आपके पास दिमाग है, तो आप सोचेंगे कि इस काम को हम लोग आसान कैसे बना सकते हैं। तो साइंटिस्ट लोग भाई वो सोचे कि इतना छोटा एटम है, सभी एटम्स के मास को कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल है। तो वो क्या करने लगे, रिलेटिव मास निकालने लगे, मतलब कंपेयर, ठीक है, दूसरे एलिमेंट से लेके, हाँ ठीक है ऐसा होना, इसका इतना है तो ये ऐसा ऐसा होगा। तो देखिए, therefore scientists started evaluating the mass of an atom by comparing with a mass of standard atom, ठीक है। एक एटम को इन्होंने स्टैंडर्ड बनाया और उसके मास से बाकी एलिमेंट या बाकी एटम्स के मास को कंपेयर करने लगे। और इसमें जो स्टैंडर्ड एटम बनाया उसको किसको बनाया, कार्बन को। किसको बनाया, कार्बन को। देखिए अर्लियर, ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, 1/16 ऑफ द मास ऑफ एन ऑक्सीजन एटम, ठीक है, 1/16 मास ऑफ जो होगा ऑक्सीजन एटम का, ठीक है, वॉज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग द मास ऑफ अदर एटम। सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को लिए, ठीक है, लेकिन अब नाउअडेज, मैं क्या बोला, कार्बन ना, नाउअडेज कार्बन 12 इज कंसीडर्ड एज स्टैंडर्ड एटम फॉर कैलकुलेटिंग द मास। कार्बन 12 मतलब समझ रहे हैं, ये 12 लिखा है बेटा, कार्बन आइसोटोप्स होते हैं। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे आइसोटोप्स के बारे में, C12 और C14। तो हम लोग C12 को लेंगे, तो आप इस घबराइएगा मत कि C12 क्या है, ठीक है। अच्छा, इट्स एटॉमिक मास इज 12U। कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, 12U। U क्या, उसकी यूनिट है बेटा, एटॉमिक मास यूनिट, 12 एटॉमिक मास यूनिट। दस वी कैन से दैट 1 एटॉमिक मास यूनिट, अब यहीं से आपको एटॉमिक मास यूनिट भी समझा देता हूँ। एटॉमिक मास यूनिट क्या कहता है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज द मास ऑफ, किसका मास, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। एटॉमिक मास यूनिट क्या होगा, 1/12 जो मास होगा कार्बन एटम का, उसके बराबर होगा क्या, 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट। सिंपल एटॉमिक मास क्या है भाई, मास ऑफ एटम, ठीक है। कैसे कैसे आया, सबसे पहले भाई, अब बड़ा मुश्किल था ना, एटम बहुत छोटा था, हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे। तो सबसे पहले क्या हुआ, ऑक्सीजन को हम लोग लिए, ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड मांग के उसके हिसाब से कैलकुलेट किए। तो कुछ एरर वेरर आए होंगे साइंटिस्ट आपको, तो उसके बाद उन्होंने किसको स्टैंडर्ड माना, कार्बन 12 को, ठीक है। उसी के मास से कंपेयर कर करके हम लोग बाकी मास एलिमेंट का या एटम का मास कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है, एटॉमिक मास सबको, कोई दिक्कत नहीं है। तो फटाक से बेटा एटॉमिक मास के बारे में स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं बेटा कुछ स्टैंडर्ड एटम का क्या एटॉमिक मास देख लेते हैं, ठीक है। अब एक तरीका बताता हूँ, ये देखिए, हाइड्रोजन का मास 1, कार्बन का मास 12, नाइट्रोजन का मास 14, ऑक्सीजन का मास 16, सोडियम का मास 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 और कैल्शियम का 40। अब
आप सोचेंगे कि सर एक बात बताइए, क्या हम सबका मास याद रखेंगे? ये तो बड़ा मुश्किल बात है। तो देखिए, अब आप बोलेंगे सर पीरियोडिक टेबल जो आता है हमारे कॉपी में है, बुक कॉपी वॉपी में पीछे लगा रहता है, तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट है, लगभग 118। क्या हम सबका मास याद करें? नहीं। अभी आपके लेवल तक तो आप अप टू एटॉमिक नंबर 20 का मास याद रख लीजिए, बहुत है। और उसमें भी ध्यान दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। एक बेसिक से एग्जांपल, शॉर्टकट ट्रिक समझिए, जो भी समझिए बता देता हूं। जो भी एटम का एटॉमिक नंबर होगा उसका जस्ट आप दुगना कर दीजिए, वो हो जाएगा एटॉमिक मास। लेकिन कुछ अलग, कुछ एलिमेंट्स को छोड़ के देखिए, जैसे हीलियम का मास, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, एटॉमिक मास 4 हो जाएगा। लिथियम का 3 होता है, 6 हो जाएगा। बेरिलियम का 4 होता है, 8 हो जाएगा। बोरान का 5 होता है, 10 हो जाएगा। कार्बन का 6 होता है, 12 हो जाएगा। नाइट्रोजन का 7 होता है, 14 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 8 होता है, 16 हो जाएगा। फ्लोरीन का 9 होता है, 18 हो जाएगा। और नियॉन का 10 होता है, 20 हो जाएगा। लेकिन सोडियम में बेटा, सोडियम Na एटॉमिक नंबर 11 होता है, 22 होना था, लेकिन यहाँ होता है 23। देखिए एक छोटा सा गड़बड़ यहाँ पे आता है। कहाँ आएगा अभी हम समझेंगे अच्छे से, अगले चैप्टर में कैसे होता है सब कुछ समझेंगे, घबराइए मत। उसके बाद सोडियम के बाद मैग्नीशियम, ठीक है 12 का 24, ठीक है। एल्यूमिनियम भी ठीक है 13 का 26, नहीं एल्यूमिनियम में देखेंगे बेटा तो ये अराउंड 27 आता है, ठीक है। उसके बाद सिलिकॉन वही हो जाएगा 28, फॉस्फोरस 30, सल्फर 32, 16 का 32। क्लोरीन Cl यहाँ पे एक गड़बड़ आता है, 17 है, 34 होना था, लेकिन ये हो जाएगा 35.5U। ये बेटा एक क्लोरीन में आता है। फिर आर्गन ठीक है 18 का 36। उसके बाद पोटेशियम 19 था, 38 होना था, लेकिन बेटा ये हो जाता है 39U। और फिर कैल्शियम का ठीक है 20 का 40, बात खत्म। तो बेटा यही। अब हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन का 1 का 2 मत समझना, हाइड्रोजन का भी 1 का 1 ही रहता है। तो ये 5 एलिमेंट हैं अप टू एटॉमिक नंबर 20 में, जिसका मास थोड़ा सा वेरी करता है। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, जो भी एटॉमिक नंबर है उसको जस्ट डबल कर दीजिए, वो उसका हो जाएगा क्या? एटॉमिक मास। ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं बेटा आपको याद रखने की, क्योंकि अप टू एटॉमिक नंबर 20 तक तो वो आपको एलिमेंट्स याद होने चाहिए, वो कंपलसरी है, ठीक है। मास का तरीका हमने आपको बता दिया, तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अभी आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने में बेटा बहुत काम आने वाला है, ठीक है, इसलिए हम लोग छोड़ेंगे नहीं चीज़ों को। अब आता है बेटा एग्जिस्टेंस ऑफ एटम। यही वो कहानी मैं आपको समझा रहा था, एटम का एग्जिस्टेंस कैसे है। तो सर समझिए, फिर वही बात, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स आइदर लिविंग और नॉन लिविंग, इनको भी बेटा इस स्टाइलस को भी हम ऐसे हवा में छोड़ देंगे तो ये अपने आप को स्टेबल महसूस नहीं करेंगे। हाँ, किसी बेस पे इनको रख देंगे तो ये स्टेबल महसूस करेंगे, ठीक है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स वांट्स टू बी स्टेबल। आप क्यों पढ़ रहे हैं बेटा? सभी का तो इच्छा नहीं करता है पढ़ने का, लेकिन पढ़ रहे हैं क्यों? क्योंकि हमको पता है कि हमको जो भी अचीव करना है, सक्सेस पाना है, तो ये एक हमारा स्टेप है पढ़ाई, जिसकी वजह से हम वो पा सकते हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं। और सक्सेस पाके आप क्या करेंगे? अपने आप को स्टेबल करेंगे, ठीक। मैं पढ़ा रहा हूँ सबको, मुझे भी तो स्टेबिलिटी चाहिए सर। सभी चीज़, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स वांट्स टू बी स्टेबल, सेम एज इन दीज एटम्स ऑल्सो वांट्स टू बी स्टेबल। ये एटम्स भी क्या चाहते हैं? कि हम स्टेबल हो जाए। एटम्स भी तो चाहेंगे कि हम भी, हमारी भी स्टेबिलिटी रहे भाई, हम भी ठीक ठाक से रहें। तो अब एटम्स की स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, एटम्स की स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है कि अब जैसे हमारे यहाँ पे बड़े बड़े, जितने बड़े बड़े लोग हुए, रतन टाटा साहब, अब कितने बड़े आदमी, लीजेंड, उनको रिस्पेक्ट है भाई। तो वो अब वो बहुत बड़े आदमी, तो अब सब तो ऐसा बनता नहीं है, ठीक है, कुछ ही उनके जैसे कुछ ही लोग हैं, तो वो क्या है? वो स्टेबल है। तो अब एज इन एटम्स के अंदर भी कुछ स्टेबिलिटी होती है, कुछ एटम स्टेबल होते हैं, लाइक वही आपको फिर से मैं बताता हूँ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन, ऐसे, ठीक है। आप आर्गन तक समझिए, ज़्यादा आपको जानना अभी नहीं है। अब आप सोचोगे कि सर एक बात बताओ,
आप कैसे जान लेते हैं, कैसे हमको पता चला कि ये लोग स्टेबल हैं? ये तो अपने मुंह से तो कहेंगे नहीं कि हम स्टेबल हैं, या चीख चीख के निकालने आवाज़ क्या है, भैया हम स्टेबल हैं, ठीक है, हमसे नहीं मैटर लेना। तो अब मैं बताऊंगा कि बेटा अभी बस अगला चैप्टर जैसे ही हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वहाँ पे हम देखेंगे। अब हम आपको एक बस शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, समझने के लिए बता देते हैं। ऐसे एलिमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन फुल फिल होता है, मतलब उनके शेल में अगर इलेक्ट्रॉन फुल होगा, ठीक है, कमी नहीं होगी इलेक्ट्रॉन की या एक्सेस नहीं होगी, तो उनको हम लोग बोलेंगे क्या, स्टेबल एटम्स। क्या बोलेंगे, स्टेबल एटम्स। लेकिन इनके अलावा जितने भी एटम्स हैं वो क्या हैं, अनस्टेबल हैं। क्या है, अनस्टेबल। वो अपने आप को स्टेबल नहीं मानते। मानते क्या है ही नहीं, तो मानेंगे कहाँ से? तब अब आप फिर बोलो कि सर फिर ये कैसे समझ में आएगा कि वो स्टेबल नहीं है? तो वही बात है कि जो उनका आउटर मोस्ट सेल होगा वो फुलफिल नहीं होगा, मतलब उनके पास या तो एक्सेस होगी इलेक्ट्रॉन्स की या डिफिशियंसी होगी। ये एकदम एकदम अभी हम समझा देंगे बेटा। इलेक्ट्रॉन्स की या तो एक्सेस होगी या तो क्या होगी, डिफिशियंसी, मतलब या तो उनके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे या कम होंगे, बराबर। ये फुलफिल नहीं होगा, एकदम स्टेबल नहीं होगा। ये स्टेबल हैं, इनके अलावा बाकी सभी क्या हैं, अनस्टेबल। तो बेटा जैसे आप और मैं या सभी लोग इन दिस यूनिवर्स हाथ पैर मार रहे हैं ना भाई, मेहनत करते हैं सब अपने अपने फील्ड में, सभी मेहनत करते हैं। तो मेहनत कर रहे हैं तो वो मेहनत से उनको क्या हो रहा है सर, वो मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि वो मेहनत कर करके अपने आप को स्टेबल बना लें। अब एक और चीज़ है, अगर टीचर स्टूडेंट की बात करें बेटा हमारी आपकी, तो आपको अगर टीचर नहीं मिलेगा तो आप पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप अब सब कुछ इंटरलिंक्ड है, आप पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाओगे, आप स्टेबिलिटी अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक। दूसरी बात, अगर मुझे बहुत अच्छा पढ़ाना आता है लेकिन आप ही नहीं, स्टूडेंट ही नहीं रहेंगे मेरे पास बेटा, तो हम पढ़ाएंगे किसे? तो वो सब मेरा पढ़ाना तो वेस्ट है, कोई मतलब ही नहीं। किसको, दीवार को तो पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है, या मोबाइल या स्टाइलस को तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं। तो अब वो जो अनस्टेबल एटम्स है वो समझ गए इस बात को कि अकेले मेरी स्टेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। इन लोगों की स्टेबिलिटी अकेले पॉसिबल है, लेकिन इनके अलावा जितने भी एटम्स हैं उनकी स्टेबिलिटी अकेले पॉसिबल नहीं है। अकेले उनकी स्टेबिलिटी पॉसिबल नहीं है, मतलब उनको किसी और के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। जैसे आप हमारे साथ जुड़े, हम आपके साथ जुड़े, ठीक है। आप, मेरे पास नॉलेज है, मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप उसको अचीव करके आप अपने फील्ड में सक्सेस होंगे, मैं इधर टीचिंग में सक्सेस होऊंगा। तो क्या हुआ, अब हमारे बीच में एक रिलेशन बन गया, बॉन्ड बन गया, ठीक है। और उससे क्या हुआ, दोनों लोग को स्टेबिलिटी मिली, हमें पढ़ा के स्टेबिलिटी मिली, ठीक है, और आपको पढ़ के स्टेबिलिटी आगे मिलेगी। तो सेम मतलब यहाँ पे एकदम एकदम अब इसको निचोड़ के एक बात बताई जाए कि जो अनस्टेबल एटम्स होते हैं बेटा, वो या तो एकदम अब अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक दूसरे के साथ क्या होंगे, किसी और एटम्स के साथ ये कंबाइन होंगे। क्या होंगे, कंबाइन। और कंबाइन होने से क्या होगा, रिलेटिव स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। मतलब दो स्टेट मिला हमको, एक मिला फ्री स्टेट और दूसरा मिला कंबाइंड स्टेट। अब फ्री स्टेट में ये वाले लोग हैं कि भाई ये हम नहीं किसी से मिलेंगे, भाई हमारा हिसाब किताब सही है। अब कंबाइंड स्टेट में वो जो अनस्टेबल लोग हैं वो कंबाइंड स्टेट में जाएंगे, जुड़ेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। क्यों जुड़ते हैं, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। एक और बात समझिए, सिर्फ कंबाइंड जब भी एटम होंगे तो कोई एक स्टेबल नहीं होगा सर, दोनों पार्टी स्टेबल होगी तभी ये जुड़ाव या कॉम्बिनेशन या बॉन्डिंग होगी, वरना नहीं होगी, ठीक है। तो एटम का एग्जिस्टेंस इसीलिए होता है। अब जैसे एक एग्जांपल दे सोडियम का, सोडियम का आप सुनोगे बेटा कभी भी ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों, क्योंकि वो स्टेबल नहीं है। अब वो ऐसे लोग को खोजेगा जिससे मिलने के बाद वो जो है वो भी स्टेबल हो जाए और हम भी स्टेबल हो जाए, इसलिए वो हमेशा देखिए सोडियम क्लोराइड ये बड़ा स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं और रिलेटिव स्टेबिलिटी अचीव करते हैं। इनमें कैसी बॉन्डिंग होती है, क्या होता है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, सब कुछ, घबराइए मत, बहुत अच्छी है केमिस्ट्री, ठीक है, बस आपको समझ में आना चाहिए। तो ये बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाएंगे। मेन चीज़ अभी हमको जानना है एग्जिस्टेंस। तो एग्जिस्टेंस दो टाइप का होगा, एक फ्री स्टेट और दूसरा कंबाइंड स्टेट।
फ्री स्टेट में कौन होंगे? फ्री स्टेट में स्टेबल एटम्स होंगे, और कंबाइंड स्टेट में कौन जाएंगे? अनस्टेबल एटम्स जाएंगे। ये बात समझ में आई? हाँ सर। अब ये समझ में आई तो अब हम पढ़ते हैं क्या लिखा है। देखिए, एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स के एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स और आयन। देखिए, ये मॉलिक्यूल ही तो बना, या आयन बना? आयन कब बनता है? जब कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन को किसी को दे दे या किसी से ले ले, तो वहां पे आयन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अब आयन या मॉलिक्यूल क्यों बना? वो इसलिए बना कि सर क्योंकि वो अब अपने आप को स्टेबल कर लिया। दीज मॉलिक्यूल्स और आयन एग्रीगेट इन लार्ज नंबर। अब ये क्या होता है? लार्ज नंबर में जुड़ते हैं। अब देखो, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक सोडियम एक क्लोरीन जुड़ के एक NaCl बनाएगा, वो हम देख थोड़ी पाएंगे, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ सोडियम और लार्ज नंबर ऑफ क्लोरीन अगर मिले तो बहुत सारा नमक का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसे हम देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। देखिए, लार्ज नंबर्स टू फॉर्म द मैटर दैट वी कैन सी, फील और टच, जिसे हम देख सकें, महसूस कर सकें या टच कर सकें। तो ये है एटम का एग्जिस्टेंस। ठीक है, एटम या तो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेगा या कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। क्लियर यहाँ तक सभी को? सारी बातें क्लियर? तो चलिए एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट मारिए, तो हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ा जाए बेटा। और अब आते हैं, देखो हम एक चीज जाने कि एटम जब स्टेबल नहीं रहा तो कंबाइन होगा, और कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा? मॉलिक्यूल बनाएगा या आयन बनाएगा। तो दो नया नया नाम आपके पास आया, मॉलिक्यूल, आयन। तो वही अब हम मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे और आयन के बारे में पढ़ेंगे। सभी टॉपिक देख रहे हैं, इंटर रिलेटेड है और मुश्किल है चीज़ें नहीं, एकदम आसान है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग मॉलिक्यूल पे। तो सिंपल, जब एटम्स अनस्टेबल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो क्या होते हैं? कंबाइन करते हैं, और कंबाइन होने के बाद किसका फॉर्मेशन करते हैं? मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट and shows all the properties that a substance is called a molecule. मतलब the smallest particle of an element or compound which is capable of independent existence. ठीक है, अब एक और बात समझिए, सोडियम क्लोराइड जब बन जाएगा, ठीक है, या H2O बन जाएगा, तो ये लोग अब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, अब कोई दिक्कत इनको नहीं होगी। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। अगर जनरली बात की जाए तो मॉलिक्यूल क्या होता है? ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स, ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। दो या दो से अधिक एटम जब केमिकली कंबाइन होते हैं तो जो जिस चीज़ का फॉर्मेशन होगा उसे हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल्स। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट कैन जॉइन टुगेदर। जरूरी नहीं है कि सेम टाइप के एलिमेंट फॉर्म हो, सेम के भी होंगे, जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 अलग भी फॉर्म हो सकते हैं, जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड। जरूरी नहीं है, सेम टाइप के भी एटम कंबाइन हो सकते हैं और अलग अलग टाइप के भी एटम कंबाइन हो सकते हैं। ठीक है, अब जो मॉलिक्यूल्स है बेटा, वो दो हिस्सों में हम लोग बांट दिए हैं। पहला है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और फिर दूसरा है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट पता है क्या होता है? सेम टाइप के एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे, सेम टाइप के एटम्स होंगे। देखिए, द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन सेम टाइप ऑफ एटम, सेम टाइप ऑफ एटम। देखिए, मॉलिक्यूल्स ऑफ मेनी एलिमेंट आर मेड अप ऑफ ओनली वन एलिमेंट, जैसे नोबल गैस, वही हीलियम, नियॉन, आर्गन एटसेट्रा। ठीक है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स। नॉन मेटल पता है? याद करिए, नॉन मेटल पता है? एक चीज़ मैं आपको बताऊं बेटा, मैं जब किसी भी अगर ऑफलाइन लेक्चर में बच्चों से पूछता हूँ मेटल क्या होता है, तो पता है बच्चे रटना शुरू करते, सर मेटल सोनोरस होता है, मेटल डक्टाइल होता है, मेटल गुड कंडक्टर होता है। तो बेटा ये सब मेटल का डेफिनेशन नहीं है, ये मेटल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, मेटल आपको एक लाइन में मैं मेटल नॉन मेटल को डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। आप सिंपल सा बात समझो, जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, याद रखिएगा,
वो मेटल, जो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा वो नॉन मेटल, बात खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मॉलिक्यूल ऑफ मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर मेड अप ऑफ मोर देन वन एटम, एक से ज़्यादा एटम से मिलके बने होते हैं। मोर, जैसे ये देखिए O2, N2, ठीक है, ये सब, ये मॉलिक्यूल्स H2, ये सब। एग्जाम्पल देखिए, अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 2 मेटल ऑफ ऑक्सीजन, ओजोन O3 कंसिस्ट ऑफ 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो इनको बेटा हम लोग कहते हैं क्या, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। क्या कहते हैं, इसमें एक बात समझिए, सेम टाइप के एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे। एग्जाम्पल में आप नोबल गैस बोल सकते हो, या फिर नॉन मेटल जब आपस में कंबाइन होंगे लेकिन सेम टाइप के। क्लियर? चलिए, अगर क्लियर है तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा, अब आते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अच्छा, वो भी नहीं देखना है क्या, कोई दिक्कत नहीं, उसके पहले हम लोग देखते हैं क्या, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी देखो बहुत बहुत बहुत, अब देखिए ये दूसरा चीज़ है, यहाँ से भी ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये पक्की बात है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। एटॉमिसिटी पता है बहुत तोप चीज़ नहीं है, लेकिन हम लोग डर जाते हैं। एटॉमिसिटी एक बात कहता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, या किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे वही उसकी एटॉमिसिटी हो जाएगी। सिंपल एक लाइन का, ठीक है, और उसको डिवाइड कर दिया अलग अलग पार्ट में। देखिए, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, एटॉमिसिटी। ठीक है, अब कितने एलिमेंट प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हम लोग एटॉमिसिटी को क्लासिफाई कर दिए। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला आता है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, आयरन, एल्यूमिनियम एटसेट्रा, ये सब क्या है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। अब फिर आएगा डाई एटॉमिक। सिंपल डाई एटॉमिक मतलब जिसमें 2 एटम हो, जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2, N2, ठीक है, देखिए, दे कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स। एग्जाम्पल H2, O2, N2, I2, Br2, Cl2 एटसेट्रा। 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन, 2 आयोडीन, 2 ब्रोमीन, 2 क्लोरीन एटसेट्रा। अब ऐसे ही हो जाएगा ट्राई एटॉमिक। मोनो, मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, टाई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, और जब 4 से ज़्यादा आ जाएगा तो पॉली। देखिए, लिख देता हूँ 4 मोर देन 4, सिंपल। अब ट्राई एटॉमिक में आ जाइए, तो ट्राई एटॉमिक में जैसे लिखिए ओजोन। ठीक, क्या है, ओजोन, सही है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। टेट्रा, टेट्रा मतलब आ जाएगा P4, P मतलब P स्टैंड्स फॉर फॉस्फोरस। ठीक है, P क्या है, फॉस्फोरस है। अब इसके आगे बेटा जब पॉली एटॉमिक में आएंगे, तो पॉली मतलब 4 से ज़्यादा जब आएगा तो पॉली। इसमें एक होता है बेटा सल्फर का मॉलिक्यूल। ठीक है, ये S8, S8 बेटा आपको एक और नॉलेज के लिए चीज़ बता दें, अभी ये तो आपसे नहीं पूछेगा, ये क्राउन शेप्ड होता है। कैसा होता है, राजा साहब के क्राउन के शेप का ये स्ट्रक्चर होता है। हम जब आपको 10th में कार्बन पढ़ाएंगे तो इनका स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाएंगे। क्लियर? तो ये एटॉमिसिटी बहुत सिंपल सा क्या बोलता है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, एटॉमिसिटी। क्या बोलेंगे, एटॉमिसिटी। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देखिए कितना आसान सी चीज़ें हैं, कितना आसान बन गया ये चैप्टर। थके जा रहे थे आप लोग, थके जाते, अरे सर नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या गड़बड़ है। अब जो मैं पहले कह रहा था क्या, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट पढ़े थे, तो अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, देखिए, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट, वहाँ क्या था, सेम, जॉइन टुगेदर इन डिफिनिट प्रपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब जैसे वाटर बनाना है तो हाइड्रोजन मिल रहा है और ऑक्सीजन मिल रहा है, तब ना वाटर बना। कार्बन मिल रहा है और ऑक्सीजन मिल रहा है तो CO2 बना। ठीक है, ऐसे ही जब अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स आपस में मिलके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। जैसे एग्जांपल दे देखिए वाटर, ठीक है, अमोनिया। अब देखिए वाटर में कौन कौन मिल रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। रेशियो आपको बताया था कितना होता है, 1:8। अमोनिया, अमोनिया में कौन कौन मिलता है, NH3 होता है, नाइट्रोजन और
हाइड्रोजन, इनका रेशियो क्या होगा 14:3। कार्बन डाइऑक्साइड का बता दिया था, कार्बन और ऑक्सीजन मिलेंगे किस रेशियो में 3:8। ऐसे हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, इसमें हाइड्रोजन और सल्फर मिलता है किस रेशियो में 1:16। अब बेटा सल्फ्यूरिक एसिड में देखिए हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन तीनों है, तो हाइड्रोजन और सल्फर और ऑक्सीजन में जो रेशियो होता है 1:16:32। ठीक है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप ये मत घबराइएगा कि ये सब हमको याद करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब आप 1-2 याद रखिए, जैसे H2 में याद रखिए 1:8, CO2 में याद रखिए क्या CO2 में हम लोग याद रख लेंगे 3:8। तो ये 1-2 याद रखिए, ऐसा सभी को याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट होगा जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम कंबाइन होंगे, और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड होगा जिसमें अलग अलग टाइप के एटम कंबाइन होंगे। क्लियर? तो फटाक से इसका भी लीजिए स्क्रीनशॉट। घबराइए मत बेटा, लगभग आ ही गए हैं, अब बस आयंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आयंस मास उस निकालेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, एकदम बोर तो नहीं हो रहे ना सर? ठीक है, अरे सर एकदम थक गए, कहाँ बहुत बड़ा लेक्चर आइए जाएगा भी नहीं, परेशान मत होइए। ठीक है, तो ये छोटा सा चैप्टर है, हो जाएगा 1.5-2 घंटे का ही बहुत बनेगा, तो 1 शॉट, उससे बड़ा नहीं बनेगा। हाँ, ये गारंटी है बेटा कि उसके बाहर कुछ नहीं आएगा फॉर श्योर। बस आपको क्या करना है, पढ़ना है और पढ़ना है। भाई कितना अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी है, सारा का सारा कंटेंट आपको मिल रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कुछ भी आपसे नहीं चाहिए हमें, बस आप पढ़िए, आगे बढ़िए और नथिंग एल्स। ठीक है, तो अब आते हैं आयंस के बारे में। आयंस कहाँ से आया भाई? स्टेबिलिटी, एग्जिस्टेंस, 2 तरीका, मॉलिक्यूल और आयन। अब आयन, मॉलिक्यूल तो जान गए, अब आयन देखते हैं। आयन क्या होता है? अगर कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे या किसी से ले, तो बेटा जिस चीज़ का फॉर्मेशन होगा उसे हम लोग बोलेंगे आयन। क्या बोलेंगे? आयन। अब जब देगा, अब सिंपल, हम आपको 50 रुपये दिए, तो हम 50 रुपये पॉजिटिव है ना, जब हमको चेले लेंगे तो वो 50 रुपये पॉजिटिव चार्ज आता है। जो जब इलेक्ट्रॉन किसी को कोई एटम देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैट आयन। क्या बोलते हैं? कैट आयन। और जब किसी से लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज है, भाई लिया है ना, उधारी में है, तो उसके ऊपर माइनस का चार्ज आता है, उसको हम लोग बोलते हैं एन आयन। क्या बोलते हैं? एन आयन। देखिए फटाफट देखते हैं। कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंटेन चार्ज स्पेसीज। देखिए सोडियम और क्लोरीन मिलते हैं, सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, तब यही NaCl का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो सोडियम दिया तो पॉजिटिव, क्लोरीन लिया तो नेगेटिव। तो ये अब यहाँ पे बेटा जो देता है उसको हम लोग बोलते हैं, आपको बताया था ना, मेटल, और जो लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन मेटल। तो यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल आपस में क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो दीज चार्ज स्पीसीज आर कॉल्ड आयंस। इन्हीं चार्ज स्पीसीज को हम लोग क्या कहते हैं? आयंस। ये 2 टाइप के होते हैं, कैटायन और एनायन। कैटायन और एनायन। तो कैटायन क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन अपना किसी को देगा कोई एटम, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैटायन। देखिए द पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर नोन एज कैटायन। जैसे एग्जांपल Na+, यहाँ पे दिखाया, ऐसे K+, Ca2+, Al3+, एटसेट्रा। ठीक है, दीज आर फॉर्म्ड व्हेन एलिमेंट लूजेज इलेक्ट्रॉन, देता है। ठीक है, ये भी बता दिया। और कौन बनाता है? मेटल। याद रखिएगा मेटल। क्यों? क्योंकि मेटल के पास एक्स्ट्रा होता है तभी देता है, नॉन मेटल नहीं देगा, ये बात याद रखिएगा। नॉन मेटल के पास कमी है ना भाई, वो लेगा। ठीक है, तभी तो बॉन्ड बनेगा, जैसे यहाँ पे बन रहा है। क्लियर? चलिए एक बार आयन और कैटायन क्या होता है स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम आगे आते हैं अब कहाँ? एन आयन पे। अब एन आयन, एन आयन भी आप तुरंत समझ जाओगे भाई एन आयन क्या होगा। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज आएगा। अब लेता कौन है? नॉन मेटल। देखिए डेफिनेशन भी क्लियर होती है, लेता कौन? नॉन मेटल। तो एन आयन कौन बनाएगा? नॉन मेटल्स बनाएंगे। देखिए द नेगेटिवली चार्ज आयंस आर नोन एज एन आयंस। एग्जाम्पल Cl- Br, O2, N3 एटसेट्रा। कब बनता है? दीज आर फॉर्म्ड व्हेन एलिमेंट गेन इलेक्ट्रॉन। और ये कौन शो करता है? नॉन मेटल। ठीक है, अब एक टाइप का आयन और है हमारी बुक में जिसको हम लोग बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयन। पॉली,
ठीक है, पॉली मतलब किसी भी, ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम पे। अब ये सब तो भाई सिंगल सिंगल एटम पे चार्ज था, जब ग्रुप ऑफ एटम पे कोई चार्ज आता है तो उसे हम लोग बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयन। देखिए, अ ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग चार्ज एंड एक्ट एज अ सिंगल एंटिटी, और वो एक सिंगल एंटिटी की तरह, ये सिंगल एलिमेंट की तरह एक्ट करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली एटॉमिक आयन। अब पॉली एटॉमिक आयन फिक्स चार्ज कैरी करता है, जैसे NO पे नाइट्रेट आयन है, ठीक है, ये N माइनस का चार्ज। ऐसे ही कार्बोनेट आयन 2 माइनस, कार्बोनेट पे कितना होता है 2 माइनस का चार्ज। ऐसे ही सल्फेट आयन पे 2 माइनस। तो ये इन आयंस को बेटा जब ग्रुप ऑफ एटम आपस में कंबाइन होके उसके ऊपर सभी एक स्पेसिफिक चार्ज लेते हैं, ठीक है, और एक सिंगल एंटिटी की तरह एक्ट करते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, पॉली एटॉमिक आयंस। क्लियर सभी को? कोई दिक्कत? कोई थक तो नहीं रहा भाई? चलिए, अगर नहीं तो फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, तो आगे बढ़ा जाए सर। और फिर अब आता है क्या, ये बहुत अच्छा एक टॉपिक, वैलेंसी। आपको पता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं एक, आपसे कोई पूछता है ना कि व्हाट इज वैलेंसी, जैसे आप मेटल नॉन मेटल में गड़बड़ी करते हैं वैसे ही आप वैलेंसी को भी बताने में गड़बड़ करते हैं। ध्यान दीजिए, अब मैं जो डेफिनेशन बताऊंगा आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। आपको पता है जब वैलेंसी पूछा था व्हाट इज वैलेंसी, तो आप बोलोगे किसी एटम के अंदर आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग वैलेंसी कहते हैं, जो थोड़ा पढ़ा लिखा होता है, ठीक है। जो नहीं होगा तो उसको तो पता ही नहीं होगा होता क्या है, ठीक है, लेकिन जो थोड़ा पढ़ा लिखा होगा वो ये बताएगा कि किसी भी एटम में आउटर मोस्ट सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, वैलेंसी बोलेंगे। लेकिन ये डेफिनेशन बिल्कुल गलत है सर, फिर बोल रहा हूँ ये डेफिनेशन बिल्कुल गलत है, ये वैलेंसी नहीं होता है, बात समझिएगा, इसे हम लोग वैलेंसी नहीं कहते हैं सर। अब मैं समझाता हूँ वैलेंसी होता क्या है। देखो, कोई भी एटम, समझिएगा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को क्या करने के लिए, स्टेबल करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन किसी से ले या जितने इलेक्ट्रॉन किसी को दे या जितने इलेक्ट्रॉन किसी से शेयर करे। फिर से क्वेश्चन समझिए, कोई भी एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन किसी से ले या जितने इलेक्ट्रॉन किसी को दे या जितने इलेक्ट्रॉन किसी से शेयर करे बेटा, उसे ही हम लोग कहते हैं क्या, क्या कहते हैं, वैलेंसी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम। देखिए, द कंबाइनिंग पावर या कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। लेकिन होता क्या एग्जैक्टली वो मैं समझा दिया, ठीक है। देखिए, सोडियम क्या कर रहा था, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था ना, प्लस बन रहा था, क्यों दिया, क्योंकि भाई उसको स्टेबिलिटी आ रही होगी तभी दिया, वरना देता नहीं देता। तो अब एक इलेक्ट्रॉन दिया आपने स्टेबिलिटी पाने के लिए, तो उसकी वैलेंसी 1। क्लोरीन क्या की थी, एक इलेक्ट्रॉन ली थी भाई, उसको जरूरत थी तभी ली, और लेने के बाद स्टेबल हो गई, तो क्लोरीन की भी वैलेंसी 1। देखिए, इट कैन बी यूज टू फाइंड आउट हाउ द एटम ऑफ एन एलिमेंट will combine with the atom of another element to form a chemical compound। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। The valency of ion is equal to charge of ion। जो वैलेंसी होगा वो किसके बराबर होगा, चार्ज के बराबर होगा, ठीक है। तो भाई चार्ज कब आएगा, जब देगा लेगा तभी तो आएगा, और जितना चार्ज होगा या जितना चार्ज होगा उतना ही वैलेंसी हो जाएगा, बात खत्म। क्लियर सबको? कोई दिक्कत? तो याद रखिएगा इस बात को, कोई भी एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए किसी से जितने इलेक्ट्रॉन लेगा, देगा या शेयर करेगा वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी, बात खत्म, ठीक है। आइए कुछ एटम के हम वैलेंसी देख लेते हैं। अब देखिए, सोडियम क्या करता है भाई, एक इलेक्ट्रॉन देता है, पता है। ऐसे ही पोटेशियम, सिल्वर और कॉपर ये भी क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो इनकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1। ये पूरा टेबल है, ये देखिए, ये टेबल का डिवीज़न मैं कर देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। ये मेटल है तो दे रहे हैं, ये क्या है, मेटल।
ये नॉन मेटल है तो ये लेंगे, इसलिए माइनस। ये पॉलीएटॉमिक आयंस है तो इन पे तो एक अलग से स्पेसिफिक चार्ज होता है। तो ये वैलेंसी 1 वाले हैं सभी। ये मेटल्स हैं जिसकी वैलेंसी 1 है, ये नॉन मेटल जिसकी वैलेंसी 1 है, और ये पॉलीएटॉमिक आयन है जिसकी वैलेंसी 1 है। ठीक है, इसका मतलब कि ये सब लोग अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेंगे। ये सभी लोग अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, ये बात याद रखिए। तो हाइड्रोजन, हाइड्राइड, सोडियम क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सब क्या है? ये सब एक वैलेंसी वाले हैं। अब सेम बेटा 2 वैलेंसी वाले अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये लोग 2-2 इलेक्ट्रॉन देंगे, ये लोग 2-2 इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो ये देखिए मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, इन सभी की वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2। और इसीलिए देखिए सब पे चार्ज भी कितना है? 2। अब आपको पूछ दे, जैसे बोलेगा कार्बोनेट आयन की वैलेंसी कितना है, तो हमको पता है वैलेंसी होता है चार्ज के बराबर, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसे ही अगर 3, तो 3 में आयरन और एल्यूमिनियम आता है। ऐसे नाइट्राइड आयन है जिसपे वो लेता है, और ये फॉस्फेट हो गया, बात ख़त्म। तो ये वैलेंसी है। वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैलेंसी नहीं पता होगी आप कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, बॉन्ड नहीं बना सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर है? तो क्लियर तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और इस पर रिलेटेड क्वेश्चन आपको ना आए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, वो आता ही आता है। ठीक है, तो अब कैसे आएगा पहले ये हम समझा दें, फिर हम आपको क्वेश्चन सिखाएंगे। अब हम केमिकल फार्मूला किसी का कैसे लिखेंगे? जैसे लिखते हैं ना H2SO4, क्या हवा में आ गया? नहीं। NaCl क्या हवा में आ गया? नहीं। H2O क्या हवा में आ गया? नहीं। तो वो कैसे लिखते हैं, इसी के बारे में यहाँ पे बताया है, रूल्स रेगुलेशन, कि कैसे हम किसी का नामकरण करेंगे। देखिए, द शॉर्टेस्ट वे टू रिप्रेजेंट अ कंपाउंड विथ अ हेल्प ऑफ सिंबल एंड वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज नोन एज केमिकल फार्मूला। सबसे आसान तरीका किसी भी एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का, कैसे? उसका सिंबल और उसकी वैलेंसी यूज़ करके, उसी को हम लोग कहते हैं केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड सो इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट एंड द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच कंबाइनिंग एलिमेंट। बिल्कुल सही बात है, जो कितने नंबर ऑफ एटम उससे कंबाइन हो रहे हैं वो, और उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के सिंबल, इसी की जरूरत हमको है। आयनिक कंपाउंड में क्या होगा? द चार्ज ऑन ईच आयन इज यूज टू डिटरमाइन द केमिकल फार्मूला। आयनिक कंपाउंड में जो चार्ज होगा वही डिटरमाइन करेगा उसका केमिकल फार्मूला। तो अब जो नियम कायदा कानून है वो देखते हैं। देयर आर सम रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल फार्मूला। द वैलेंसी और चार्ज ऑन द आयन मस्ट बी बैलेंस। पहला नियम कि वैलेंसी और चार्ज जो भी होगा वो हमेशा क्या होगा? बैलेंस होगा, बैलेंस होना चाहिए। दूसरा, व्हेन द कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल द सिंबल ऑफ मेटल इज रिटन फर्स्ट। ये बात समझ, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड ये बनता है ना, तो इसमें मेटल Na है तो ये लेफ्ट में होगा, और क्लोरीन है नॉन मेटल तो वो राइट में होगा। वही लिखा है, द सिंबल ऑफ मेटल इज रिटन फर्स्ट ऑन द लेफ्ट whereas नॉन मेटल इज रिटन ऑन द राइट। कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम मेटल है तो वो लेफ्ट में होगा, ऑक्सीजन राइट में होगा। ठीक है, अच्छा अगला नियम, व्हेन कंपाउंड इज फॉर्म विथ पॉलीएटॉमिक आयन। अगर पॉलीएटॉमिक आयन से कंपाउंड फॉर्म होता है, द आयन इज इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट। आयन को हम पूरा ब्रैकेट में डालेंगे, उसके बाहर उस पे का चार्ज लगाएंगे। ठीक है, देखिए, बिफोर राइटिंग द नंबर टू इंडिकेट द रेशियो। एग्जाम्पल CaOH का होल ट्वाइस, ये OH पे देखिए हम क्या लगाए हैं? ब्रैकेट। इन केस इफ द नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक इज 1 देन द ब्रैकेट इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर पॉलीएटॉमिक आयन का नंबर 1 है, जैसे NaOH, अब ये 1 था तो ये 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको बेसिकली क्या लिख देते हैं? NaOH। ये कुछ रूल हैं बेटा जिस पे हम लोग क्या करते हैं, जिसके हेल्प से हम लोग केमिकल फार्मूला को लिखते हैं। क्लियर? तो ये रूल क्लियर है तो बेटा एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि रूल के बिना आप कैसे लिख पाएंगे भाई, बताइए हमको। ठीक है, अब
हम लोग देखते हैं कि सिंपल कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे बनता है। तो देखिए अब वही लाइन से सब पढ़ लेते हैं। राइट द सिंबल ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट एंड देयर चार्ज। सबसे पहले हम उसका सिंबल लिखेंगे और उनका चार्ज लिखेंगे। राइट द सिंबल ऑफ कैटायन फॉलोड बाय एनायन। सबसे पहले हम कैटायन का लिखेंगे, बाद में एनायन का, मतलब पहले मेटल का बाद में नॉन मेटल का। क्रिस क्रॉस करेंगे मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे उनमें, ठीक है, और उनकी चार्ज या वैलेंसी को हम लोग बैलेंस करेंगे। फिर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज मस्ट बी बैलेंस्ड एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर मस्ट बी न्यूट्रल। दोनों चार्ज बैलेंस होना चाहिए और ओवरऑल वो दोनों क्या होने चाहिए, न्यूट्रल होने चाहिए। क्या कह रहे होंगे सर ये सब क्या कह रहे हैं आप, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो समझ आने के लिए बेटा बस उसके एग्जाम्पल को हम आपके सामने ले आएंगे, आप तुरंत फटाफट समझते चले जाएंगे, ठीक है। देखिए एक नोट है, द सिंपलेस्ट कंपाउंड मेड ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड, ठीक है। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी कंपाउंड कहते हैं। तो अगर क्लियर है बेटा तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम लोग चलते हैं, थोड़ा फॉर्मूला अब बनाना सीखते हैं। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल हम करेंगे, कुछ एग्जाम्पल आपको होमवर्क देंगे, करना पड़ेगा। देखते पहला हाइड्रोजन सल्फाइड। आपको इतना जानना है कि इसमें हाइड्रोजन है और सल्फर है, ठीक, हाँ सर। अब हाइड्रोजन लिख दीजिए, सल्फर लिख दीजिए। हाइड्रोजन की वैलेंसी सर 1 या चार्ज उस पर 1। सल्फर अभी हम देखे थे पीछे टेबल में 2, ठीक है। अब इसको आप चाहिए तो ये +1 -2 ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी कोई पाप नहीं लगेगा। अब उसके बाद बोला था कि आप लोग इसमें क्रिस क्रॉस करा दीजिए। क्या करा दीजिए, क्रिस क्रॉस, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो जैसे ही होगा ये बनेगा H2S1। क्या बनेगा, H2S1, या फिर हम बोलते हैं 1 रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा इसको लिख दो क्या, H2S। अब ये न्यूट्रल कंपाउंड हो गया, कैसा हो गया, न्यूट्रल, और ये बिल्कुल स्टेबल हो गया। तो ये तरीका है, इस तरीके से हम लोग कंपाउंड का फॉर्मेशन या उसका केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। एकदम अब समझ में आ गया वो सब नियम कायदा कानून, बस इसी के लिए था। अब आया कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्रा, तो यहाँ पे कार्बन है और क्लोराइड मतलब Cl है। अब कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो यहाँ देखिए कार्बन 4, क्लोरीन पे 1 होती है, पढ़े थे, क्रिस क्रॉस, थोड़ा जल्दी C1 Cl4 या फिर हम लिख सकते हैं CCl4, बात खत्म। अगला मैग्नीशियम क्लोराइड Mg एंड Cl। मैग्नीशियम पे 2, क्लोरीन पे 1, क्रिस क्रॉस Mg1Cl2 या फिर MgCl2। ऐसे ही हम बेटा कंपाउंड का फॉर्मेशन करते जाएंगे। अब आइए कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम है और ऑक्सीजन है, कोई दिक्कत नहीं, कैल्शियम का 2, ऑक्सीजन का भी 2। अब आप बोलेंगे सर ये सब कैसे याद है, बेटा पीछे टेबल था और आप वैसे सीख भी जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको करोगे ये हो जाएगा Ca2O2। तो बेटा ये बैलेंस है ना दोनों, तो आप इसको काट के हटा भी सकते हो या सीधा लिख सकते हो CaO, खत्म कर दिया, ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड आपका। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं सर। अब आते हैं उसका अगला, एल्यूमिनियम है और ऑक्सीजन है। एल्यूमिनियम को लेफ्ट में लिखेंगे, इसकी वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की तो हमको पता है 2। क्या कराएंगे, क्रिस क्रॉस कराएंगे, ये हो जाएगा तुरंत हो जाएगा ये Al2O3, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा Al2O3। अब आ रहा है बात समझ में, क्यों हम दिए थे आपको और कैसे करना है एकदम। और बेटा ये एकदम सवाल पक्का है, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। अब आया सोडियम नाइट्रेट,
और NO3, ये नाइट्रेट। ठीक है, अब आप देखेंगे सोडियम, पहले सोडियम ले लेते हैं, इस पे 1 होता है और नाइट्रेट पे भी 1 होता है चार्ज। अब ये क्रिस क्रॉस कराएंगे तो बेटा इन लोगों का जो हिसाब किताब बनेगा वो Na1 NO3 1 बनेगा। तो हम इसको सीधा लिख देंगे क्या, NaNO3, क्या लिख देंगे, NaNO3। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है तो फटाक से बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, आते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सोच रहे हैं एक को होमवर्क दे दें आपको। चलिए देखिए, पोटेशियम और कार्बोनेट, बेटा ये आप हम सोच रहे हैं कि अच्छा ये कर दें, ये कर देते हैं, इसके बाद वाला आपको होमवर्क दे देंगे। तो पोटेशियम 1, CO3, कार्बोनेट, कार्बोनेट पे 2 माइनस होता है ना, तो 2 लगा देंगे। कराएंगे क्या, क्रिस क्रॉस, जैसे ही कराएंगे ये बन जाएगा K2CO3 1, या फिर हम लिख सकते हैं K2CO3। ठीक है, अब इसके बाद भाई सोडियम क्लोराइड Na&Cl, आपको दोनों पीछे अगर देखेंगे भी तो सोडियम का भी वैलेंसी पता है और क्लोरीन का भी, तो इसको आपके लिए रहेगा क्या, होमवर्क। क्या रहेगा, होमवर्क। और बेटा ये होमवर्क करके आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये देखिए पक्की बात है भाई, अगर ये सब नहीं होगा ना तो मज़ा नहीं आएगा पढ़ने का। ठीक है, एजुकेशन मस्ट बी 2 साइडेड। हम आपको पढ़ाएं तो आप पढ़िए, तभी आएगा, वरना कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए अगला, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटा Al है और OH है, इसका बता दें। चलिए देखिए, एल्यूमिनियम पे 3, OH पे 1, करा दीजिए क्रिस क्रॉस, करा देंगे बेटा तो आपको मिल जाएगा AlOH। अब यहाँ पे ये इस पे चार्ज, ये पॉलीएटॉमिक चार्ज ज़्यादा है, तो इसलिए हम लिखेंगे क्या, AlOH पे 3, क्या लिखेंगे, AlOH पे 3। ठीक है, चलिए अब आता है अमोनियम सल्फेट। क्या आता है, अमोनियम। अब आप सोचेंगे सर ये अमोनियम का फॉर्मूला क्या होगा, तो अमोनियम का हो जाएगा सर NH4। क्या हो जाएगा, NH4। तो ये सिंपल समझिए, ये है NH4 और सल्फेट तो आपको पता है ये क्या है, SO2। इसका बता दें, चलिए तो ये NH4 और यहाँ लिखेंगे SO2, इस पे होता है 1 और इस पे होता है 2। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कभी कदार हम देखें कि प्लस माइनस लिखते हैं, लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए इस पे होता है +1, इस पे होता है -2। इस मेथड से भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप तुरंत इस पे हम लोग क्या कराएंगे, क्रिस क्रॉस करा दें, करा दिए और कराते हैं, ये क्या मिल जाएगा, NH4 और पे 2, देख रहे हैं NH4 पे 2 और SO2, NH4 पे 2 और SO2। अच्छा सल्फेट ना भाई, ये तो SO4 होना चाहिए। हाँ ये थोड़ी सी गलती है सर, ध्यान दीजिएगा, ये SO4 पे होगा, ये SO4। ये तो जो आपका कंपाउंड बनेगा ये बनेगा NH4 पे 2 और SO4। तो ये कुछ तमाम आपकी NCERT या इम्पोर्टेंट आपके लिए ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसके हेल्प से हम लोग बेटा क्या करते हैं, केमिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का लिख पाते हैं। वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए, बस क्रिस क्रॉस कराओ आंसर पाओ। क्लियर है सभी को, चलिए बेटा क्लियर है तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, तो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़े। तो अब आता है लगभग हमारे आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर मास। ये बेटा कोई बड़ी चीज़ है, इधर देखो, एटॉमिक मास निकाले थे, मास ऑफ एटम ना, लो भैया नाम इनका भी जान लो, मॉलिक्यूलर मास मतलब मास ऑफ मॉलिक्यूल, खत्म। देखिए द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ
ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम प्रेजेंट होंगे उन सभी का मास अगर हम जोड़ दें तो हमको मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। देखिए, इट इज़ देयर फॉर द रिलेटिव मास ऑफ अ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास और मास यूनिट। इसीलिए इनको भी हम लोग एटॉमिक मास यूनिट से ही रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज यू। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इज 18। H2O कैसे 18 होता है? तो कैसे आता है पता है? H2O, अब देखो हाइड्रोजन 2 है इनटू ये 1, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का मास 1 बताया था आपको, प्लस ऐड करेंगे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मास होता है 16। यहाँ पे 2 1 जा 2 प्लस 16, ये कितना हो जाएगा? 18U। तो ये H2O का बेटा मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। ऐसे ही हम कई सारे एलिमेंट का कई सारे मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। ये क्लियर है? देखिए यहाँ पे बताया भी है H2O कंसिस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन, इसलिए यहाँ पे हम लोग 2 लिखे हैं, ये है, ठीक है, एंड 1 ऑक्सीजन एटम, तो यहाँ पे 1 लिख दिए हैं, और ये मास है और ये भी मास है, ये H का ये O का, बात खत्म। हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है? मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम प्रेजेंट हैं उन सब का एटॉमिक मास हम लोग क्या करें? ऐड कर दें, तो वो हमको दे देगा क्या? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इस पे बेस्ड हम लोग कुछ देखा जाए भाई। अच्छा, क्वेश्चन देखने से पहले एक छोटा सा बात और है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। इनका नाम है फॉर्मूला यूनिट मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास। देखिए ये क्या होता है? इट इज़ द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड। किसी कंपाउंड के फॉर्मूला यूनिट में जितने एटम प्रेजेंट होते हैं उन सभी एटम का एटॉमिक मास। फॉर्मूला यूनिट मास इज कैलकुलेटेड सेम मैनर, उसी तरीके से जैसे हम लोग मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। द ओनली डिफरेंट, क्या डिफरेंट होता है? क्या? हियर द वर्ड फॉर्मूला यूनिट इज यूज्ड फॉर द सब्सटेंस, ठीक है, हुज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस। उनके क्या होते हैं? आयन होते हैं। जैसे अब हमको सोडियम क्लोराइड का करना है, तो NaCl, एक क्लोरीन है तो सोडियम है तो 1 इंटू बताया था ना 20 थ्रू 20, ये थोड़ा सा गड़बड़ वाला सिस्टम है, प्लस ये 1 इंटू 35.5। ये फॉर्मूला यूनिट मास हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, कुछ नहीं है भाई, अगर एक लाइन में समझो सेम बात है। ठीक है, नाम वही, नाम अलग अलग है, काम वही है। अभी हो जाएगा 23 प्लस 35.5। अब इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 58.5U। ये निकल गया हमको आपके सोडियम क्लोराइड का क्या? फॉर्मूला यूनिट मास। क्लियर है? क्लियर है तो बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम लोग आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आइए, और बस अब हमको इन्हीं सब का क्या करना है? इन सभी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले है अमोनिया। अमोनिया को हम लोग बोलते हैं NH3। देखिए मैं लिख देता हूँ सभी का, आपको आसान हो जाएगा। इसका HCl, फॉस्फोरस मॉलिक्यूल ना P4, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2, सल्फर डाइऑक्साइड इज SO2। खत्म। अब आप कैलकुलेट कर लोगे, 3 मैं कैलकुलेट करता हूँ, 3 आप कैलकुलेट करोगे। चलिए आते हैं। अमोनिया, पहले एक N है दिख रहा है तो 1 इंटू नाइट्रोजन का मास 14 प्लस 3 हाइड्रोजन तो 3 इंटू हाइड्रोजन का मास 1। ये पहले जो लिखते हैं बेटा वो लिखते हैं कितने अमाउंट ऑफ, कितने एटम्स हैं और बाद में उनका मास, कितने एटम्स हैं बाद में उनका मास। तो ये हो जाएगा 14 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 17U। ठीक है, चलिए और किसका कर दें? HCl का कर दें। चलिए HCl कर देते हैं और SO2 कर देते हैं, और ये तीनों आपको देते हैं क्या? होमवर्क। और बेटा ये होमवर्क आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। देखिए फिर वही बेटा, एफर्ट शुड बी टू साइडेड।
मैं दिन भर एफर्ट कर रहा हूँ, पीपीटी रेडी कर रहा हूँ, आपके लिए लेक्चर लेके आ रहा हूँ, 2-2 घंटे में पूरा चैप्टर आपको कवर करके दे रहा हूँ, लेकिन आप अगर उसको पढ़िए ना, सॉल्व ना करिए तो क्या मतलब है सर? कोई उसका रिस्पॉन्स आएगा? जीरो। ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। एफर्ट शुड बी टू साइडेड। चलिए, HCl का एक था इंटू इसका मास 1, क्लोरीन भी एक है लेकिन इसका मास 35.5, तो ये 1 प्लस 35.5 ये जुड़ के हो जाएगा 36.5U। ये इसका HCl का मास हो गया। ठीक है, अब एक और SO2 करना है ना। चलिए, सल्फर एक है इंटू सल्फर 16 का 32 प्लस ऑक्सीजन 2 है इंटू 16, ये हो जाएगा 32 प्लस 32 दैट इज 64U। 64U ये निकल गया मॉलिक्यूलर मास। बेटा क्या इसमें कोई बड़ी चीज़ है? नहीं सर। एक देखिए मॉलिक्यूलर मास, एक वो वैलेंसी ले लेके बेटा केमिकल फार्मूला बनाने वाला, डाल्टन एटॉमिक थियरी। ठीक है, इन सब से सवाल, पोस्टुलेट्स, ये सब से सवाल आना आपके एग्ज़ाम में एकदम मैंडेटरी है, इसके बाहर नहीं आती है कोई चीज़, इसलिए पूरा का पूरा हम आपको ये कवर अप करके दे दिए। ठीक है, तो बेटा इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ज़रूर से बेटा ये होमवर्क का हमको आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक है, तो बस आज की क्लास में, इस एटम एंड मॉलिक्यूल्स की क्लास में बस इतना ही। इसी के साथ हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर विथ क्वेश्चंस हम लोग कवर अप कर लिए हैं। अब इसमें कुछ नहीं बच रहा है सर, इसमें बस और बस आपकी प्रैक्टिस, आपका लेक्चर देखना और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना। इसके अलावा आपके NCERTs में जितने क्वेश्चन हैं आप उसे सॉल्व करिए। आपके पास जो भी रेफरेंस बुक हो आप उससे क्वेश्चन सॉल्व करिए। आपको उसमें डाउट आता है, क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम जिस भी चैप्टर का अगला लेक्चर ले आएंगे, हम आपके डाउट को, आपके नाम को मेंशन करके कि ये इस XYZ स्टूडेंट का डाउट है और हम उसका सोल्यूशन ही आपको बताएंगे, ये फॉर श्योर है बेटा। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो समझ में आया है तो आपको पता है क्या करना है। दोस्तों में बस शेयर करिए, अपना प्यार हमें ऐसे ही दिखाते रहिए। ठीक है, पढ़ाई करिए। ठीक है, एकदम मोबाइल से दूर रहिए, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।